हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है वुड यू मैरी मी। एपिसोड की शुरुआत में हम ड्रामा की फीमेल लीड मैरी को देखते हैं, जो कि एक जॉब इंटरव्यू के लिए आई होती है और अपना प्रेजेंटेशन सभी को दिखा रही थी। पर वहाँ पर इंटरव्यूअर बहुत ही बोर हो रहे थे और उससे पूछते हैं कि क्या वो मैरिड है। मैरी मना कर देती है। तो इंटरव्यूअर बोलते हैं कि मैरी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव लड़की है, उन्हें नहीं लगता कि उससे कोई भी शादी करेगा। वो बार बार मैरी के अपीयरेंस को लेकर उसे इंसल्ट कर रहे थे, जो सब सुनकर मैरी से रहा नहीं जाता। वो इंटरव्यूअर को बोलती है कि वो टैक्स देती है, इसीलिए उन सबको सैलरी मिलती है, उसे ही ये जॉब मिलनी चाहिए। ये बोलकर उसके और इंटरव्यूअर के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाती है। बाहर भी उनका आर्ग्यूमेंट सभी लोग सुन रहे थे। मैरी अपने असिस्टेंट सॉन्ग से बात करती है और बोलती है कि वो अकेले उसकी एम्प्लॉय है, वो उसे सैलरी जरूर देगी। तो सॉन्ग बोलती है कि उसे डाउट है, उनके पास अब कोई भी न्यू प्रोजेक्ट नहीं आया है। फिर सॉन्ग देखती है कि उनके पास एक कैफे का प्रोजेक्ट आया है, पर कैफे ओनर को पहले उनका वर्क दिखाना होगा। मैरी उसे प्रोजेक्ट पर काम करने को बोलती है। मैरी एक प्रिंट शॉप पर होती है, वो अपने काम का लोगो बना रही थी और वो प्रिंटर के ओनर से और भी अच्छे से लोगो बनाने के लिए बोलती है। फिर वो एक रिंग शॉप में जाती है और अपने लिए वेडिंग रिंग खरीदती है। मैरी की जल्दी ही शादी होने वाली थी उसके बॉयफ्रेंड की वजह से। उनका 5 साल का रिलेशनशिप है और दोनों का रजिस्टर्ड मैरिज हो गया है। मैरी एक एक करके सारे लिस्ट को टिक कर रही थी उसके वेडिंग वेन्यू, ड्रेस और हनीमून के लिए। फिर वो वूजू को कॉल करती है ये सब बताने के लिए, पर वो जो एक और लड़की जिसका नाम जीनी होता है उसके साथ इंटीमेट हो रहा था, वो मैरी की कॉल्स को इग्नोर कर देता है। फिर उसे टेक्स्ट करके बोलता है कि वो अभी बिजी है और बाद में बात करेगा। उसका टेक्स्ट देखकर मैरी एक इंसान से टकरा जाती है जिसने टेडी का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। मैरी और वूजू ने मिलकर एक घर लिया होता है और उसका डाउन पेमेंट मैरी की मॉम ने किया था। वो उसी फ्लैट पर अपना सामान और वूजू का सामान अनपैक कर रही थी। उसकी मॉम से बात कर रही होती है। वो बोलती है कि वूजू की मॉम वेडिंग के एक्सपेंस को बहुत ही बढ़ा रही है। मैरी की मॉम बोलती है कि वो एक बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसीलिए उन्हें उसी क्लास में वेडिंग करनी होगी। मैरी बोलती है कि वो अकेली ही सब कुछ हैंडल कर रही है, वो जो उसकी किसी भी काम में मदद नहीं कर रहा, और वो अपने और उसके बेडरूम में जाती है। तभी उसके पैर में एक इयररिंग चुभ जाता है। तभी मैरी मॉम का कॉल कट कर देती है और इयररिंग को देखने लग जाती है। फिर वो पिलो पर बाल देखती है जो कि उसके तो नहीं थे। अगले सीन में वूजू और मैरी एक साथ कैफे में होते हैं। वूजू मैरी को उसकी ट्रिप की फोटोज, जिसको उसने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, वो दिखाता है। मैरी पूछती है कि ये जेनी कौन है जिसने उसकी सारे फोटोज लाइक किए हैं। तो वूजू बोलता है कि वो उसकी फ्रेंड है। मैरी उसे इयररिंग दिखाकर पूछती है कि ये इयररिंग उसकी रूम में कैसे आया। तो वूजू बोलता है कि ये रिंग उसका ही होगा। मैरी फिर जेनी की एक फोटो दिखाती है जिसमें उसने वही इयररिंग पहना हुआ था। तो वूजू बोलते हैं कि लास्ट वीक उसके मैनेजर और बाकी कलीग और जेनी उनका न्यू घर देखने के लिए आए थे, तब शायद ये गिर गया होगा। मैरी अब उसके सारी कलीग, मैनेजर सभी के बारे में बोलती है कि लास्ट वीकेंड पर कायो अकेले ट्रिप पर था, और जब भी वूजू किसी बिजनेस ट्रिप पर जाता है तब जेनी भी उसी जगह पर होती है। वो उसी सेम जगह की उसकी भी फोटो दिखाती है। अब वो जो कुछ बोल नहीं पाता, वो मैरी से सॉरी बोलने लग जाता है और बोलता है कि जेनी तो सिर्फ उसकी लाइफ में एक फ्लिंग है, वो मैरी से ही प्यार करता है, वो दोनों मैरिड है। मैरी को उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं होता, तो वो जो उसे बोलता है कि वो अभी जेनी से बात भी नहीं करता है। तभी वूजू के फोन पर जेनी का टेक्स्ट आता है, एक फोटो भी आती है। वूजू जल्दी से अपने फोन को छुपाने लग जाता है, लेकिन मैरी उसका फोन लेने लगती है और कैफे के सभी लोग उन्हीं को घूर रहे थे। वो जो यहाँ पर मैरी को फोन नहीं देता और उसके फोन को फ्लोर में फेंक कर उसे पैर से तोड़ने लग जाता है। मैरी फोन को लेने लगती है, तब वूजू का पैर मैरी के हाथ पर लग जाता है और उसे चोट लग जाती है। वूजू बोलता है कि उसने सॉरी बोला, फिर भी मैरी नहीं मान रही थी। मैरी गुस्से में बोलती है कि पिछले 7 महीनों से जब से उसे न्यू जॉब मिला है वो हमेशा ट्रिप्स पर ही रहता है। उसने अकेले सारी वेडिंग प्लान की है, पर उसने वूजू को परेशान नहीं किया, लेकिन वूजू ने उस पर चीट किया। कैफे के बाकी लोग भी उनकी बातें सुन रहे थे। तब मैरी बोलती है कि वो उसे ब्रेकअप करना चाहती है और उसने उसकी मॉम से भी सारे पैसे ले लिए। अब उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है। मैरी वहां से जाने लग जाती है, पर रुककर वूजू के फेस पर कॉफी फेंक देती है। फिर हम ड्रामा की मेल लीड, उसका नाम भी किम वूजू है, उसे देखते हैं। वो अब्रॉड से अभी अभी कोरिया वापस आया है। वो प्लेन में एक ओल्ड आंटी के साथ बैठा हुआ था। तभी वहां उस आंटी का बेटा उसके पास आकर बोलता है कि उसे अपनी मॉम के साथ बैठना है, क्या वूजू अपनी सीट चेंज कर लेगा। लेकिन वो उसको मना कर देता है और अपने ईयरफोन्स को लगाकर सो जाता है।
प्लेन लैंड होने के बाद वो आंटी वूजू को थैंक्स बोलती है। अब फ्लैशबैक में वूजू ने आंटी के बेटे की बात सुन ली थी कि वो अपनी मॉम की प्रॉपर्टी अपने नाम पर करना चाहता था, पर उसकी सिस्टर उसे ऐसा नहीं करने दे रही थी। इसलिए वो प्लेन में उनसे किसी तरीके से साइन करवाने वाला था, पर वूजू ने उसे वो चांस नहीं दिया। वूजू अब एयरपोर्ट से निकलता है, तब उसे उसकी ग्रैंडमा का कॉल आता है। वो उसे बोलती है कि वो अब्रॉड से आकर काम पर ज्वाइन ना करके कहाँ जा रहा है। तो वूजू बोलता है कि उसे 1 महीने तक घूमना है। ग्रैंडमा बोलती है कि उन्होंने उसके लिए खाना बनाया है। तो वूजू कहता है कि वो जल्दी उनके पास आ जाएगा, पर अभी उसे अपनी ट्रिप पर जाना होगा। ग्रैंडमा की असिस्टेंट बोलती है कि वूजू उनकी बात नहीं मानता। तो ग्रैंडमा बोलती है कि वूजू अकेले अब्रॉड में रहा है, उसे सब पता है कि कब क्या करना है। वूजू अब 1 महीने तक घूमता है और काफी इंजॉय करता है। उसके साथ वो एक कैट को भी रखता है। 1 महीने के बाद वो अपने होम स्टे से जा रहा होता है, तभी होम स्टे की ओनर बोलती है कि वो जो यहाँ पर इतने दिनों तक रहा है, अब वो उसे बहुत ही मिस करेगी, और वो उसे कुछ ब्रेड देती है। वूजू कहता है कि वो ओनर को इससे अच्छा ब्रेड खिलाएगा, क्योंकि उसकी फैमिली कोरिया की सबसे बड़ी बेकरी में से एक है। ये सुनकर ओनर शॉक हो जाती है। फिर हम वूजू की फैमिली को देखते हैं, जो कि अपनी बेकरी की सक्सेस पार्टी में होते हैं। वहाँ पर बहुत सारे फोटोग्राफर्स और मीडिया रिपोर्टर्स भी थे। वो वूजू की ग्रैंडमा की बेकरी में फोटो लेते हैं। फिर 1 महीने बाद मैरी और किम वूजू का डिवोर्स हो जाता है, और वो दोनों कोर्ट से एक साथ बाहर निकलते हैं। मैरी बोलती है कि उसे अपनी मॉम से बोला है कि वूजू के काम की वजह से उनकी शादी पोस्टपोन हो गई है। इस पर वो भी हाँ बोलता है। मैरी अब उसे डिवोर्स डॉक्यूमेंट देती है कोर्ट में सबमिट करने के लिए, और उसके डिटेल्स भी फिल करने के लिए। पर वूजू को जेनी का कॉल आ जाता है, और वो मैरी को वहीं पर छोड़कर भागता हुआ चला जाता है। तो मैरी उसे गालियां देने लग जाती है। मैरी फिर बस से जाते हुए कपल को देखती है। उसे याद आता है कि वो और वूजू साथ में कितना खुश थे, अब वो कैसे चेंज हो गया है। मैरी फिर एक बास्केटबॉल कोर्ट जाती है और अकेले ही वहां पर बॉल को हिट करने लग जाती है। अपने गुस्से को शांत करने के लिए वो काफी ज्यादा रोती भी है। फिर वो अपने घर में सॉन्ग से कॉफी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रही थी, तभी उसके दरवाजे पर पुलिस आती है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है। मैरी को पता चलता है कि जो उसने घर खरीदा है उसका ओनर एक स्कैमर है, और उस घर का रियल ओनर आ गया है। अब मैरी को वो घर छोड़ना होगा, जो सुनकर वो काफी शॉक हो जाती है। मैरी अपने एक्स को कॉल करती है, इस बार में बोलती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं कि वो उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, और अपना फोन स्विच ऑफ कर लेता है। मैरी काफी ज्यादा ड्रिंक करती है, तभी उसकी मॉम उसे कॉल करती है और बोलती है कि वो उसके एक्स के पेरेंट्स के लिए खाना भेज रही है, पर मैरी उन्हें मना कर देती है। उसकी मॉम उसकी वेडिंग के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, जो सब सुनकर मैरी रोने लग जाती है, क्योंकि उसकी लाइफ में तो कुछ और ही चल रहा था। तभी वो जो अपनी कार से उस रोड से जा रहा होता है और उसे कंफ्यूजन हो जाती है। मैरी ड्रंक होकर उसी रोड पर चल रही थी और अपने एक्स को कॉल कर रही थी, तभी वो वूजू की कार से टकरा जाती है। वो उसकी हेल्प करता है और उसे हॉस्पिटल चलने के लिए बोलता है, लेकिन मैरी मना कर देती है। वूजू अब उसे अपना नंबर देने के लिए बोलता है और उसके फोन में अपना नंबर सेव कर देता है। मैरी तो ड्रंक होती है। जब वो देखती है कि उसका नाम वूजू है, तो वो इमेजिन करने लग जाती है कि वही उसका एक्स है। वो उसे मारने लग जाती है। वूजू बोलता है कि उसे क्या हो गया है, तो मैरी रोते हुए बोलती है कि उसकी वजह से उसे 300 मिलियन का लॉस हुआ है, इसीलिए अब उसे 100 मिलियन देना होगा। वो जो बोलता है कि एक्सीडेंट के लिए 100 मिलियन कौन देता है, तो वो जो जल्दी से कार में बैठ जाता है। मैरी भी उसकी कार में बैठ जाती है। वो जो उसे कार से निकालने लग जाता है, और इन दोनों की ये फाइट बहुत ही ज्यादा फनी थी। रोड पर लोग उन्हें रिकॉर्ड करने लग जाते हैं। वो जो अब किसी तरीके से उसे कार से निकालता है, पर वो जाकर कैक्टस के ऊपर बैठ जाती है। उसे उससे भी कोई पेन फील नहीं होता। वो अपनी दुख भरी बातें बोलने लग जाती है, तो वो जो उसे नीचे देखने के लिए बोलता है, और जब वो देखती है कि वो कैक्टस पर बैठी है तो चिल्लाने लग जाती है। वो जो अब उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर नर्स भी उसकी हालत देखकर हंस रहे थे और उसे रेस्ट करने के लिए बोलती है। जिसके बाद वो जो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड ग्योंग, जो कि एक डॉक्टर होती है, वो उसे उसके पास लेकर आया होता है। वो जो उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलता है। ग्योंग वूजू को कॉफी के लिए पूछती है, तो वो जो देखता है कि मैरी अकेली हॉस्पिटल से जा रही थी। वो ग्योंग से बाद में मिलेगा बोलकर चला जाता है, जो देखकर ग्योंग सैड होती है। वो जो अब मैरी को ड्रॉप करने के लिए जाता है, और वो कार में बैठ भी नहीं पा रही थी, इसीलिए अब उसे सीट पर उल्टा नील करके जाना पड़ जाता है। मैरी वूजू को सॉरी बोलती है और उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है। तो वूजू बोलता है कि वो जब भी बात करती है तो उसके मुंह से अल्कोहल की स्मेल आ रही है, जो सुनकर वो चुप हो जाती है। अब मैरी को बैठने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो वूजू को कार रोकने के लिए बोलती है। वो बाहर निकलती है, तब तक सुबह होने लग जाती है।
और वो अपसेट होकर वहीं पर बैठ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करेगी। वूजू बोलता है कि अभी उसे घर जाना चाहिए। तभी मैरी के पेट से आवाज आने लग जाती है, तो वूजू पहले उसे कुछ खाने के लिए बोलता है। इसके बाद मैरी जैसे ही घर आती है तो सो जाती है। दूसरी तरफ एक मॉल में एक कॉन्टेस्ट हो रहा था जिसमें कपल्स की लॉटरी होने वाली थी। सभी के नेम कार्ड्स वहां पर मौजूद थे और जिस भी कपल का नाम आएगा उसको मिलेगा एक बहुत ही एक्सपेंसिव घर। ये लॉटरी एक डिपार्टमेंट स्टोर के 30 ईयर सेलिब्रेशन के मौके पर हो रही थी। हम उसी स्टोर के सीईओ ली सॉन्ग को देखते हैं। उसका सेक्रेटरी उसे एक नाम देता है और उसे यही कार्ड उठाना था। वो मेयर के रिलेटिव होते हैं। ली सॉन्ग वो घर उन्हें ही देने वाला था। वो उस कार्ड को एक तरीके से फोल्ड कर देता है और अपनी शर्ट की स्लीव में रख देता है। फिर जब उसे लकी ड्रॉ के लिए बुलाया जाता है तो वो ड्रॉ के लिए बॉक्स के अंदर हाथ डालता है, पर तभी वो कार्ड उसकी स्लीव से गिर जाता है और वो उसे ढूंढने लग जाता है। उसका सेक्रेटरी भी यहाँ पर घबरा जाता है। ली सॉन्ग को अब एक फोल्डेड कार्ड मिलता है तो वो उसे उठा लेता है, पर उसमें मैरी और वूजू का नाम था जो कि सभी लोग लाइव देख रहे थे। सियोंग तो शॉक हो जाता है, पर उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। अब कंपनी के लोग मैरी को कॉल करते हैं और प्राइस के बारे में बताते हैं। मैरी तो सो रही थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आता, पर जब वो एक घर की बात करते हैं तो उसे याद आता है कि जब वो रिंग खरीदने के लिए गई थी तब उसे एक टेडी टकरा गया था। तभी उसने कॉन्टेस्ट का फॉर्म फिल किया था और उस कार्ड को उसने फोल्ड करके बॉक्स के अंदर डाल दिया था, जो सुनकर मैरी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। फिर उसे याद आता है कि उसका और एक्स का तो डिवोर्स हो गया है, लेकिन फिर वो याद करती है कि उसने डॉक्यूमेंट्स को तो अभी सबमिट किया ही नहीं है। वो जल्दी से ऑनलाइन अपना मैरिटल स्टेटस चेक करती है जहाँ पर अभी भी वो मैरिड थी, जो देखकर वो काफी खुश होती है। वो जल्दी से उसके और उसके एक्स के सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी में भेज देती है। वहीं सियोंग का सेक्रेटरी स्टाफ से मैरी के बारे में पूछता है तो स्टाफ बोलता है कि मैरी का हस्बैंड अब्रॉड में है और वो पर्सनली कंपनी में मिलने के लिए नहीं आ सकता। पर सेक्रेटरी बोलता है कि मैरी को कॉल करके बोलो कि हस्बैंड का आना कंपलसरी है। स्टाफ भी ये बात मैरी को बोलता है तो वो टेंशन में आ जाती है। मैरी अब वापस से अपने एक्स को कॉल करती है, लेकिन वो उसे ब्लॉक कर देता है। मैरी अब रूफटॉप पर होती है और बॉटे कंपनी के घर का ऐड देखती है तो अपसेट हो जाती है। तभी उसे वूजू का मैसेज आता है। वो उसकी हेल्थ के बारे में उससे पूछता है तो मैरी को उसका नाम देखकर एक आइडिया आता है। अगले सीन में मैरी वूजू के साथ कैफे में होती है। वो पूछती है कि क्या वो मैरिड है। वूजू मना करता है तो मैरी घबराते हुए बोलती है कि क्या वो उसका हस्बैंड बनेगा, जो सुनकर वूजू के मुंह से कॉफी गिर जाती है। तब मैरी उसे क्लियर करती है कि उसे एक इम्पोर्टेंट काम के लिए उसकी हेल्प चाहिए और उसे उसका हस्बैंड बनने की एक्टिंग करनी होगी। वूजू बोलता है कि उसे लगा कि उसकी कार से उसे चोट लगी है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए आया, लेकिन वो तो उसे फ्रॉड करने के लिए बोल रही है। मैरी बोलती है कि वो गलत समझ रहे हैं, उसे सिर्फ उसकी हेल्प चाहिए और वो बॉटे कंपनी में 3 बजे सैटरडे को आ जाए। वो जो उससे रियल रीजन पूछता है, लेकिन मैरी उसे सच नहीं बताती। वो जो बोलता है कि वो जरूर उसे स्कैम करवाएगी, इसलिए वो सैटरडे को आएगा और उसे एक्सपोज कर देगा। तब मैरी उसे समझाने का ट्राई करती है, लेकिन वो जो वहां से चला जाता है। वहीं वो जो की ग्रैंडमा जो की बेकरी की चेयरवुमन होती है, उन्होंने वो जो को मार्केटिंग डिपार्टमेंट का टीम लीडर बना दिया था, इसलिए चेयरवुमन की बेटी जिनका नाम मी योंग होता है वो वूजू की आंटी होती है और चेयरवुमन ने मी योंग के बेटे योंगसू को वूजू से रिप्लेस कर दिया था। मी योंग चेयरवुमन से आर्ग्यूमेंट कर रही होती है क्योंकि योंगसू ने 3 साल से मेहनत की होती है। तभी वहां पर मियोंग का हस्बैंड जैंगहान आता है। वो मियोंग से बोलता है कि उसे चेयरवुमन के डिसीजन के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। चेयरवुमन भी बोलती है कि योंगसू को बहुत सारे चांसेस मिले हैं, लेकिन उसने सिर्फ लॉस ही किया है और वह बहुत ज्यादा कंपनी का लॉस नहीं कर सकती। मियोंग गुस्से में योंगसू के पास आती है जो कि चॉकलेट खा रहा था। वो उस पर गुस्सा करने लग जाती है क्योंकि अब उसकी पोजीशन वूजू को मिल जाएगी। योंगसू बोलता है कि उसके पास और भी प्लान्स हैं, म्योंग को इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जेंगन भी वहीं पर मौजूद था तो म्योंग बोलती है कि उसने अपने बेटे के लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया। इस पर जांगहान बोलता है कि वूजू को भी चांस मिलना चाहिए और योंगसू को भी खुद को इम्प्रूव करना चाहिए, जो सुनकर म्योंग उस पर गुस्सा हो जाती है। फिर हम जियोंग को देखते हैं जो कि अपने शिफ्ट के बाद रेस्ट करने के लिए आई होती है। तभी उसे वूजू का कॉल आता है। वो जल्दी से उससे मिलने चली जाती है। दोनों बात कर रहे थे। वूजू जल्दी से अपनी कंपनी ज्वाइन करने वाला था। वो बोलता है कि उसे सिर्फ चेयरवुमन के लिए ये करना पड़ रहा है। योंग बोलती है कि वूजू के लिए भी अच्छा है और वैसे भी चेयरवुमन शायद उसे अपनी फैमिली की डॉटर इन लॉ बना ले। वूजू बोलता है कि क्या वो योंगसू में इंटरेस्टेड है, तो योंग मना करने लग जाती है। फिर वो बात को घुमाकर उससे मैरी के बारे में पूछती है कि क्या वो आप ठीक है। वूजू कहता है कि उसे चोट तो बट पर आई थी, लेकिन उसका दिमाग खराब हो गया है।
योंग को उसकी बात यहाँ पर समझ नहीं आती, तो वो जो कहता है कि उसने उसे हस्बैंड बनने के लिए बोला। योंग पूछती है कि क्या वो उसे पसंद करती है, लेकिन वो जो मना कर देता है। तभी वहाँ पर एक बच्ची गिर जाती है और वो जो उसके पास जाता है, उसका बैग उठाने में मदद करता है। उसके बैग में एक टॉय था। उसे देखकर वुजू को अपने बचपन याद आ जाता है, जहाँ वो अकेले हॉस्पिटल में था। उसकी बॉडी और फेस पर खून लगा हुआ था। तभी एक और बच्ची उसके पास आती है और उसे एक छोटा सा टेडी देती है। वो बोलती है कि अगर वो रोएगा तो टाइगर उसे ले जाएगा। प्रेजेंट में वुजू ये याद कर रहा था और वो बच्ची रो रही थी। वुजू उसे टाइगर वाली बात बोलता है तो वो चुप हो जाती है और उसकी मॉम के साथ चली जाती है। योंग पूछती है कि ये टाइगर वाली बात वुजू ने कहाँ से सीखी, तो बोलता है कि शायद ग्रैंडमा से। वुजू फिर उसे टेडी की चेन शॉप के बारे में पूछने लग जाता है, क्योंकि वो ज्यादा सोल के शॉप्स के बारे में नहीं जानता था। योंग बोलती है कि क्या वो अपनी उसी क्रश के बारे में सोच रहा है, तो वो जो बोलता है कि वो बचपन में था, उसे तो उसका नाम तक भी नहीं पता। ये बोलकर वो भी उस बच्ची की फेस को याद करने लग जाता है। दूसरी तरफ मैरी की फ्लैट की ओनर उसे घर से बाहर जाने के लिए बोलती है, पर मैरी नहीं जाती और बोलती है कि उसने एक घर खरीदा है। लेकिन ओनर बोलती है कि उसे अभी बाहर जाना होगा, क्योंकि उन्हें घर को रेनोवेट करना है और वर्कर को सब समझाना है। ये बोलकर वो मैरी को घर से निकाल देते हैं। मैरी सैड होकर अकेली बैठी हुई थी। तभी उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। वो बोलती है कि उसकी यंगर सिस्टर सोरी, जो कि अमेरिका में जॉब करती है, वो मैरी की वेडिंग डेट के बारे में पूछ रही थी। उसे फ्लाइट बुक करनी है। तो मैरी बोलती है कि उसे अभी डेट का नहीं पता, वो जल्द ही बता देगी। उसकी मॉम अब जल्दी से शादी करने के लिए बोलती है, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन भी हो गया था। तब मैरी बोलती है कि उसे उनसे अर्जेंट बात करनी है, अब वो जल्दी ही घर आएगी। उसकी मॉम बोलती है कि अगर उसने फिर से उसके हस्बैंड से फाइट की है तो वो ये सब सॉल्व नहीं करेगी, जो सुनकर मैरी उन्हें सच नहीं बता पाती। अगले दिन अब वो जो फर्स्ट डे ऑफिस में आता है और जांगन वो जो अपने टीममेट से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो यहाँ पर उसे सब कुछ अच्छे से समझाता है और जब वो लिफ्ट से वापस जा रहे थे तो लिफ्ट में योंगसू होता है। जांगन उससे पूछता है कि क्या वो मीटिंग के लिए रेडी है, तो योंगसू हाँ बोलता है। अब मीटिंग शुरू होती है, जहाँ पर मिस हुई उनके पैकेजेस, जिसमें वो स्वीट्स और कुकीज को सेल करते हैं, उसके डिजाइन के बारे में प्रेजेंटेशन दे रही होती है। तब योंगसू बोलता है कि ये जो डिजाइन है वो जिस कंपनी ने बनाया है, क्या उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूएबल हुआ है? अगर वो इसे पैकेजेस में सेल करेंगे बिना रिन्यू किए तो कंपनी उन पर कॉपीराइट दे सकती है। चेयरवुमन वोजू से इस बारे में पूछती है, क्योंकि अब वो टीम लीडर है। तो वोजू बोलते हैं कि उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, वो जल्दी ही डिजाइन कंपनी के सीईओ से बात करेगा। जो सुनकर योंगसू स्माइल करता है। वो जो फिर सियोजुंग को सीईओ से बात करने के लिए बोलता है। सियोजुंग कॉल करती है तो वो कंपनी मैरी की होती है। सॉन्ग यहाँ पर सियोजुंग को बोलती है कि उनको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए 50 मिलियन चाहिए। सियोजुंग ये सुनकर शॉक रह जाती है, क्योंकि वो 10 गुना ज्यादा प्राइस बता रही थी। सियोजुंग तो अब कॉल कट कर देती है। वोजुंग को बताती है तो वो कहता है कि वो नई कंपनी से बात करेगा। लेकिन सियोजुंग बोलती है कि ये डिजाइन बहुत ज्यादा सेल होता है, उन्हें स्पेशली पैकिंग की वजह से इसके ऑर्डर मिलते हैं, इसलिए वो इन्हें लूज नहीं कर सकते। तो वुजू कहता है कि वो इस कंपनी की सीईओ को मीटिंग के लिए बुलाए, वो उससे पर्सनली बात करेगा। दूसरी तरफ सॉन्ग मैरी से बोलती है कि उन्हें इतना ज्यादा डिमांड नहीं करनी चाहिए। तब मैरी बोलती है कि आज सुबह ही उसे कॉल आया था, जहाँ पर किसी ने उसे बोला कि उसे इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने के लिए 50 मिलियन डिमांड करना है। सॉन्ग बोलती है कि उनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, अगर ये भी चला गया तो क्या होगा, उन्हें एक स्ट्रेंजर पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। तो मैरी बोलती है कि उसने कॉल किया, उसके बाद ही उन्हें रिन्यू का कॉल आया था और वो स्ट्रेंजर योंगसो होता है। उसने वोजू को पहले दिन ही प्रॉब्लम में डालने के लिए ये प्लान किया था। सॉन्ग बोलती है कि अगर उन लोगों ने न्यू कंपनी हायर कर ली तो क्या होगा, लेकिन मैरी उसे पॉजिटिव सोचने के लिए कहती है। वहीं बॉटे कंपनी की सीईओ ली सॉन्ग को एक फाइल मिलती है, जिसमें सैटरडे को विनर को घर की कीज देनी थी। ली सॉन्ग गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अब वो मेयर को क्या बोलेगा। वो अपने एम्प्लॉय को मारता है और बोलता है कि अगर उसके डैड को ये सब पता चला तो क्या होगा। वो अपना शूज निकाल कर अपने एम्प्लॉय को क्लीन करने के लिए बोलता है। एम्प्लॉय को गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ नहीं बोलता और अपने कैबिन में आ जाता है। और हमें पता चलता है कि असल में वो एम्प्लॉय बॉटे कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, जिसका नाम सॉन्ग ह्योन होता है। उसे 3 महीने पहले ये बात याद आती है कि ली सॉन्ग ने मेयर के साथ एक डील की होती है और मेयर अब हर फ्लैट पर 5% प्रॉफिट मांग रहा था। सांग यनली को बोलता है कि उसके पास प्लान है, वो एक लॉटरी करेंगे और मेयर के रिलेटिव को वो घर दे देंगे, तो ली सॉन्ग के डैड को भी डाउट नहीं होगा और ली सॉन्ग और मेयर का रिलेशनशिप भी ठीक रहेगा। इसीलिए ली सॉन्ग इस प्लान के लिए मान जाता है। प्रेजेंट में सांगयोन अपने स्टाफ को बोलता है
कि मैरी को सैटरडे आने के लिए बोलो और अपने हस्बैंड को भी साथ लेकर आए, वरना उसका प्राइज उसे नहीं मिलेगा। स्टाफ मैरी को टेक्स्ट करके बोल देता है, तो वो टेंशन में आ जाती है। उसे लगता है कि अब उसे उसके एक्स के पास ही वापस जाना होगा। अब हम मैरी के एक्स की मॉम और सिस्टर को देखते हैं, जिन्हें उसके और मैरी के रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ पता होता है। और जेनी एक रिच फैमिली से थी, वो हांगकांग में उनकी बेटी के लिए अच्छा लाइफस्टाइल भी अफोर्ड कर सकती है, और मैरी एक पुअर लड़की है। मैरी के एक्स ने तो अपनी जॉब भी छोड़ दी थी और जेनी के साथ हांगकांग में रह रहा था। मैरी अब उनसे मिलने के लिए वहां पर आती है और बोलती है कि उसे वो जो की हेल्प चाहिए, पर उसकी सिस्टर और मॉम उसे बहुत ज्यादा इंसल्ट करते हैं कि वो बहुत ज्यादा गरीब है, उसके पास अच्छी डिग्री भी नहीं है, और वो जो घर है मैरी के नाम पर ही है, लोन भी उसी ने लिया था, उनका बेटा क्यों वो पैसे देगा। मैरी गुस्से में बोलती है कि उनके बेटे का कैरेक्टर उसकी मॉम पर ही गया है, दोनों ही थर्ड क्लास है। जो सुनकर वो मैरी को मारने वाली होती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है और वहां से चली जाती है। वो बोलती है कि वो वापस उनके पास कभी नहीं आएगी। मैरी अब बाहर आती है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उसे सॉन्ग का कॉल आता है। वो उसे जल्दी से मीटिंग पर जाने के लिए बोलती है। वो जो भी अब डिजाइन कंपनी के सीईओ के साथ मीटिंग करने के लिए जा रहा था, तभी उसे वहां पर योंगसो मिलता है। वो वूजो को चैलेंज करता है, अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया तो वो मान जाएगा कि वो जो इस पोजीशन के लिए सुटेबल है, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो जो खुद ही इस पोजीशन को छोड़ देगा। वो जो ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं और मीटिंग के लिए जाने लग जाते हैं। मैरी भी वहीं वॉशरूम से बाहर आती है और वो जो को देखती है, तो वो जल्दी से छुप जाती है। वो वापस देखती है तो वहां पर वो जो नहीं था। मैरी को लगता है कि वो सिर्फ उसे इमेजिन कर रही है। फिर वो मीटिंग के लिए जाती है, तो वहां पर सच में वूजू था। सेओजुंग यहाँ पर मैरी को उनका प्राइस थोड़ा सा कम करने के लिए बोलती है, तो मैरी मान जाती है। जो सुनकर वूजू और सेओजुंग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो इतनी आसानी से मान गई थी। फिर मैरी बोलती है कि उसे वूजू से अकेले में कुछ डिस्कस करना है, इसलिए सेओजुंग वहां से चली जाती है। वूजू मैरी से पूछने लग जाता है कि उसकी क्या कंडीशन है, तो मैरी बोलती है कि वो उसके हस्बैंड होने की एक्टिंग करे। वूजू मना कर देता है, तो मैरी बोलती है कि उसे पता है कि वूजू को उस डील की कितनी जरूरत है। अब फ्लैशबैक में मैरी जब वॉशरूम में होती है, तो वहां पर मिस हुई फोन पर किसी से बात कर रही थी उनकी पैकेजिंग के डील के बारे में। मैरी उसकी बात सुनकर समझ जाती है कि वो उनकी पैकेजिंग की डील की वजह से उनकी सेल बढ़ रही है। प्रेजेंट में अब वूजू जब उससे रियल रीजन पूछता है, तो मैरी बोलती है कि उसने ये प्राइज जीता है और अब उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है। ये घर मिलते ही वो उसे भेज देगी और अपना सारा डेट क्लियर कर देगी। वो जो बोलता है कि अगर वो पकड़े गए तो उन पर फ्रॉड का केस होगा, पुलिस उन्हें ले जाएगी। वो जो उसकी कंडीशंस नहीं मानता और वहां से जाने लग जाता है। तभी उसे योंगसो का टेक्स्ट आता है, तो उसे चैलेंज के बारे में याद आ जाता है, इसीलिए वो वहीं पर रुक जाता है और मैरी से जल्दी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए बोलता है। वो कहती है कि अब उनकी डील फाइनल हो गई है। वूजू को भी मैरी की बात माननी पड़ती है, पर वो सिर्फ एक बार ही ऐसा करेगा, ये बोलता है। अगले सीन में दोनों ही बॉटे कंपनी में आ जाते हैं। मैरी ने वूजू को उसके एक्स की तरह ही ड्रेसअप किया था और उसे उनके मैरिज डेट और रजिस्ट्रेशन नंबर को एक बार देख लेने के लिए बोलती है। वूजू बोलता है कि वो वहां पर सिर्फ जा रहा है, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा। मैरी बोलती है कि ठीक है, वो सब कुछ संभाल लेगी। दोनों अब लिफ्ट में जाते हैं, तो मैरी वूजू को वेडिंग रिंग और ग्लासेस देती है। वूजू उन्हें पहन लेता है। वहीं सांग्योन ली को बोलता है कि आज उन्हें विनर से मिलकर एक आर्टिकल के लिए पोस्ट करना होगा। ली मना कर देता है कि अगर ये सब उसके डैड को पता चल गया तो सांग्यन बोलते हैं कि उसने उसके डैड से बात कर ली है और उसने बोला है कि ली सॉन्ग एक सोशल वर्क कर रहा है। जिन कपल के पास घर नहीं है उनको घर देकर इसे सोशल मीडिया और जेंजी के बीच ली सॉन्ग की पॉपुलैरिटी इंक्रीज होगी। ली सॉन्ग को भी ये आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो पिक्चर और आर्टिकल रिलीज के लिए मान जाता है। अब जब मैरी और वूजू के साथ स्टाफ बैठे हुए थे, तो बोलते हैं कि वूजू की आईडी का और रियल फेस मैच नहीं कर रहा है। तो मैरी बोलती है कि कुछ लोगों की रियल पिक्चर और फेस मैच नहीं करता। स्टाफ उन्हें रियल आईडी देने के लिए बोलता है, तो वूजू मैरी को देखने लग जाता है। मैरी अपना आईडी दे देती है और बोलती है कि वूजू रात को ही अफ्रीका से आया है और उसके सामान में आईडी रह गया, उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पर दिखाना होगा। स्टाफ अब वूजू से उसका वेडिंग डेट पूछता है, तो वो जो वेडिंग डेट, रजिस्ट्रेशन नंबर और घर का एड्रेस भी बोल देता है। तो सुनकर मैरी शॉक हो जाती है और सोचती है कि ये इसने कब याद कर लिया। तभी स्टाफ बोलते हैं कि सीईओ उनके साथ एक फोटो क्लिक करने वाले हैं और एक आर्टिकल रिलीज होने वाला है। वो जो मना करने लग जाता है, पर स्टाफ बोलता है कि वो मना क्यों कर रहे हैं। वो जो कहता है कि वो ना एक प्राइवेट लाइफ पसंद करते हैं। तो स्टाफ बोलते हैं कि क्या उससे भी रिलेटिव्स गिफ्ट मांगते हैं।
उसके साथ भी यही हुआ था। एक बार उसने लॉटरी जीती और सारे रिलेटिव्स उसे गिफ्ट और पार्टी मांगने लगे। वो जो एग्री करता है तो स्टाफ बोलता है कि पर जब आर्टिकल रिलीज होगा तो उसमें फेक नाम यूज करेंगे। जो सुनकर वो दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। वो जो बोलता है कि उसे कॉल आया है, उसे रिसीव करके बोलने लग जाता है कि उसके सारे कलीग अफ्रीका गए थे और उन्हें अफ्रीकन वायरस हो गया है। अब वूजू को भी टेस्ट कराना होगा। साफ ये बात सुनकर मैरी को बोलता है कि उसे मास्क चाहिए, शायद उसे भी वायरस के सिम्टम्स आ रहे हैं। वो जल्दी से ये बात सांगयन को बोलता है तो सांगयन बोलता है कि उसे एक मास्क देकर आने को बोले। अब फोटो क्लिक कराने के टाइम वो जो बाहर क्लीनर स्टाफ से एक कैप लेता है और वो दोनों मास्क पहनकर फोटो क्लिक कराते हैं। फिर सांगयन मैरी को अपने ऑफिस लेकर जाता है और उसे कीज देता है। साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए बोलता है। मैरी सारी कंडीशन को रीड नहीं करती और साइन कर देती है। अब सांगयन जब वूजू के बारे में पूछता है तो मैरी बोलती है कि वो हॉस्पिटल गया है और उसे टेस्ट कराने थे। सांगयन बोलता है कि वो मैरी को लेकर अभी उसका घर दिखाने के लिए ले जाएगा। फिर दोनों बाहर जाते हैं। वो जो वॉशरूम से बाहर आता है जहाँ पर सांगयन उसे देखकर बोलता है कि वो उसे हॉस्पिटल छोड़ देगा। तो वो जो बोल देता है कि उसे अभी भी पता चला है कि उसका टेस्ट नेगेटिव आया है। सांगयन बोलता है कि फिर तो वो भी अपना नया घर देखने के लिए जा सकता है। इसीलिए वूजू को भी उनके साथ जाना पड़ जाता है। सांगयन उसे एक बहुत ही रिच एरिया में लेकर आता है। वहां पर सभी अपर क्लास के लोग रहते थे। मैरी उसका घर देखती है जो कि बहुत ही सुंदर और लग्जूरियस था। सांगयन मैरी को यहाँ पर शिफ्ट होने के लिए बोलता है। मैरी सांगयन को बोलती है कि उसके और उसके हस्बैंड का ऑफिस यहाँ से बहुत दूर है और वो अगर इस घर को बेचना चाहे तो सांगयन बोलते हैं कि उनकी कंडीशन में लिखा है कि वो अगले 3 महीने तक इस घर की ओनरशिप नहीं ले सकते। अब्रॉड में भी ऐसा बहुत सी कंपनीज के साथ हुआ है कि घर मिलने के बाद ही कपल्स के बीच में डिवोर्स हो जाते हैं। इसीलिए वो अब ये रिस्क नहीं ले सकते और 3 महीने तक वो कपल को ऑब्जर्व करेंगे। और सांगयन उनका नेबर है। वो कब से एक न्यू नेबर का वेट कर रहा था। ये सुनकर वूजो और मैरी दोनों ही शॉक हो जाते हैं। सांगयन बोलता है कि वो इस एरिया को घुमाकर उन्हें दिखाएगा, वो चेंज करके उनसे मिलेगा। ये बोलकर वो चला जाता है। वो जो मैरी को बोलता है कि वो अब ये सब नहीं कर सकता। मैरी बोलती है कि उसके पास जाने की कोई जगह नहीं है। तो वो जो बोलता है कि उसका मैटर नहीं है। ये बोलकर वो उसका वेडिंग रिंग देकर वहां से चला जाता है। उसी एरिया में मियोंग और योंगसू एक कंपनी के सीईओ से मिलने के लिए आए हुए थे। टिस्को जांग हान ने योंगसू के लिए नई प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए बोला था। वो दोनों उसी से मिलने आए थे। मियोंग बोलती है कि वो वूजू पर नजर रखेगी ताकि वो योंगसू के सक्सेस के बीच में ना आए। वूजू भी रोड पर चल रहा था। तभी वो मैरी को कॉल करके सॉरी बोलता है उसे ऐसे बात करने के लिए। तभी वहां पर योंगसू की कार आकर रुकती है। वो लोग एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। वो जल्दी से कॉल कट कर देते हैं और बोलते हैं कि वो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आया था यहाँ पर। तभी वहां पर सांगयन आ जाता है तो मैरी वूजू को कॉल करती है लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता। इसलिए मैरी भी घर से बाहर आ जाती है। वो जो अब सभी को देखने लग जाता है। तभी सांगयन वूजू से पूछता है कि उसकी वाइफ कहाँ पर है। ये सुनकर मेयोंग और योंगसू दोनों ही शॉक हो जाते हैं। मैरी भी अब वहां पर आने लगती है तो वो जो उसे हाथ से इशारा करता है। मैरी को लगता है कि वो उसे वेव कर रहा है पर वो जो उसे अपने हाथ से अपने आप को छुपाने के लिए बोलता है। मैरी समझ जाती है तो वो एक झाड़ी के बीच में छुप जाती है लेकिन उसका फोन वहीं पर गिर जाता है। वो जो अब सांगयन को जल्दी से उस एरिया को अच्छे से घुमाने के लिए बोलकर वहां से ले जाता है। मियोंग भी योंगसू से बोलती है कि अच्छा हुआ वो जो ने उनसे ज्यादा बात नहीं की वरना उसे पता चल जाता कि वो यहाँ पर किसी से बिजनेस के लिए मिलने आए हैं। फिर वो कार से जाने लगते हैं। तभी मैरी का फोन रिंग होने लग जाता है। मियोंग कार से उतरती है और वो फोन लेती है। तभी मैरी एक डॉग हाउस में छुप जाती है। मियोंग उसे देख लेती है और मैरी अजीब फेसेस बनाती एकदम ज़ॉम्बी की तरह अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर लेती है। मियोंग से वो अपना फोन लेकर फिर वहां से भाग जाती है। मियोंग उसकी हरकतें देखकर योंगसू से बोलती है कि शायद वो मेंटली डिसेबल है वरना ऐसे कौन करता है। तभी वहां पर एक डॉग आकर इन दोनों पर भौंक पड़ता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। रात को अब वूजो और मैरी फोन पर बात कर रहे थे। वूजो बोलता है कि आज तो उसे बहुत ज्यादा डर लगा और वहां पर उसके रिलेटिव भी आ गए और मैरी कहाँ पर छुप गई थी। तो वो उसे नहीं बताती कि वो एक डॉग हाउस में छुपी हुई थी। वो जो पूछता है कि क्या उसे न्यू जगह मिली रहने के लिए। मैरी मना करती है तो वो जो बोलता है कि पर अब वो उसकी और हेल्प नहीं कर सकता। ये बोलकर कॉल कट कर देता है। मैरी भी बोलती है कि वो भी अब उसे और परेशान नहीं करेगी। उसने वैसे भी उसकी बहुत ज्यादा हेल्प की है। वहीं जियोंग और उसकी डैड चेयरवुमन के साथ होते हैं। जियोंग यहाँ पर चेयरवुमन का चेकअप कर रही थी। उसके डैड बोलते हैं कि अब जियोंग की भी शादी का वो सोच रहे हैं पर उसे वो जो ही पसंद है। चेयरवुमन बोलती है कि जियोंग को वूजू को हिंट्स देने चाहिए
वरना वो नहीं समझेगा। जोंग ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि उसे उनसे परमिशन मिल गई है। वही मैरी घर ढूंढ रही होती है, पर वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं। वो अपनी एक फ्रेंड को कॉल करती है, पर उसकी फ्रेंड आर्मी में थी और वो अब सोल में नहीं रहती थी। मैरी का लास्ट ऑप्शन भी चला जाता है। फिर उसे एक मोटेल का टेम्पलेट दिखता है जिसमें वो बहुत कम पैसों में रह सकती थी। इसीलिए वो अपना सामान लेकर वहीं पर शिफ्ट होने का डिसाइड करती है। वहीं सियोजिंग ऑफिस में होती है और बहुत सारा स्नैक्स लेकर आती है। तभी वूजू भी ऑफिस में आता है और कॉफी लेने लग जाता है। सियोजिंग भी वहां पर आती है और वूजू उसके लिए भी पे कर देता है, जिससे वो काफी खुश होती है। अब वूजू को यहाँ पर योंगसू मिलता है। वो उसे देखकर छुपने लग जाता है, पर वूजू उसे बाहर ले जाता है और बोलता है कि उसने चैलेंज जीत लिया। योंगसू बोलता है कि उसने मैरी को कैसे मनाया, तो वूजू कहता है कि ये टैलेंट है, वो उसे नहीं बताएगा। ये बोलकर वहां से जाने लगता है। योंगसू बोलता है कि काश ये सीढ़ियों से गिर जाए, और सच में वूजू वहीं पर गिर जाता है, जो देखकर योंगसू हंसने लग जाता है। फिर जंगहान के पास उनका एक एम्प्लॉय मिस्टर को आता है। वो बोलता है कि उनकी अब्रॉड की कंपनी में बहुत ज्यादा अकाउंट में प्रॉब्लम चल रही है, बहुत सारे पैसे गायब है, उनका हिसाब करना होगा। जंगहान मिस्टर को से बोलता है कि अभी इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वो ये सब फिलहाल के लिए चेयरवुमैन को ना बोले। फिर हम मैरी को देखते हैं जो कि मोटेल में आ गई थी। वो जगह बहुत ही अजीब होती है। सारे लोग ड्रंक और अजीब तरीके से एक दूसरे को देख रहे थे, पर सभी को इग्नोर करके वो रूम में जाती है। रूम भी बहुत ही गंदा था, लेकिन इतने कम पैसों में सिर्फ यही ऑप्शन था, इसीलिए वो एडजस्ट कर लेती है। अगले दिन उसे उठने में लेट हो जाता है। वो जल्दी रेडी होने लग जाती है और रूम से बाहर जाती है। वो एक क्लिनिक पर जाती है, वहां अपने पैकेजेस को दिखाती है। वहां जो डॉक्टर होते हैं उसे वो पसंद आते हैं, इसीलिए उसे पैकेजेस का ऑर्डर मिल जाता है। वहां से निकलकर मैरी से जोंग मिलती है। फिर दोनों कैफे में जाते हैं। जोंग उसे उसके कैक्टस के इंसिडेंट के बारे में पूछती है, तो मैरी बोलती है कि अब वो ठीक है। जोंग बताती है कि वूजू ने उसे कहा कि मैरी ने वूजू को उसका हस्बैंड बनने के लिए बोला। ये सुनकर मैरी शॉक हो जाती है। वो बोलती है कि उसने सिर्फ मजाक किया था। जोंग बोलती है कि वो बहुत ही अच्छा है, सभी को उस पर क्रश होना बहुत ही आसान है। मैरी बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैरी को गुस्सा आ रहा था क्योंकि वूजू ने ये सारी बातें जोंग को बता दी थी। फिर मैरी अपने न्यू डिजाइन की प्रेजेंटेशन दे रही होती है। वहां पर वूजू और उसकी टीम भी मौजूद होती है। मैरी का प्रेजेंटेशन सभी को बहुत ही अच्छा लगता है। फिर मिस हुई मैरी को बोलती है कि अब वो लोग साथ में डिनर करने वाले हैं, तो वो भी ज्वाइन करे, जिसके लिए वो मान जाती है। अब सभी लोग साथ में डिनर करते हैं। सियोजंग यहाँ पर वूजू से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लग जाती है, तो वूजू बोलता है कि अभी कोरिया में उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। वहां पर वॉन्सुक होता है जिसकी शादी की बात चल रही थी, लेकिन उसके पास खुद का घर नहीं होता, इसे लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया। कोई बोलती है कि उसे बॉटे कंपनी ने जो कॉन्टेस्ट किया था उसमें पार्ट लेना चाहिए था। वूजू और मैरी एक दूसरे को ये सुनकर देखने लग जाते हैं। हुई उनका आर्टिकल निकालने लग जाती है, पर वूजू उसके हाथ से फोन लेकर उसे मेन्यू देता है और बोलता है कि वो खाना ऑर्डर करे, वो ट्रीट देगा। तो सियोचुंग अपने फोन से आर्टिकल निकालने लग जाती है। तब मैरी उसे रोककर ड्रिंक करने के लिए बोलती है, पर फिर वॉन्सुक वो आर्टिकल निकाल के रीड करने लग जाते हैं, लेकिन उसमें उन दोनों का नाम नहीं होता। इसलिए दोनों रिलैक्स करते हैं और जब तक वो उनकी फोटो देखता उससे पहले ही वूजू उसका फोन ले लेता है। मैरी फिर वॉशरूम जाती है। वो काफी ज्यादा ड्रंक हो गई थी। तभी वहां पर हुई आती है। वो बोलती है कि आज का डिनर तो मैरी ही पे करेगी, उसे न्यू कॉन्ट्रैक्ट जो मिला है। मेरे टेंशन में आ जाती है और वही वहां से चली जाती है। मैरी अब पे करने के लिए जाती है, लेकिन उसका कोई भी कार्ड काम नहीं कर रहा था, तो वो जो आकर पे करता है। तभी वहां पर हुई आती है और बोलती है कि मैरी ने बोला कि वो पे करेगी। वो जो बोलता है कि वो उनकी कंपनी की टीम है, इसीलिए मैरी पे नहीं करेगी। मैरी बोलती है कि उसने ऐसा नहीं बोला था। तभी वो जो सभी को अपना कार्ड देता है और कैरियोके में जाने के लिए बोलता है। वो मैरी को भी साथ ले जाने लग जाते हैं, पर वो जो बोलता है कि मैरी काफी ड्रंक है, तो वो उसे ड्रॉप कर देगा, उसे लेकर चला जाता है। कोई बोलती है कि उसे मैरी को भी साथ ले जाना था, उसे पे करवाना चाहती थी। फिर वो जो मैरी को बोलता है कि उसे सभी के सामने कंट्रोल में रहना चाहिए, अगर सभी को उनके फ्रॉड के बारे में पता चल गया। इस पर मैरी कहती है कि उसने भी तो जो उनको सब कुछ बताया था ना। वो जो बोलता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, पर मैरी ड्रंक होती है, इसीलिए वो जो उससे पूछता है कि वो अब कहाँ पर रह रही है। वो सामने एक रोड दिखाकर सो जाती है। वो जो मोटेल के सामने रोकता है और बोलता है कि ये यहाँ पर कैसे रह रही है। फिर वो किसी तरीके से मैरी को लेकर उसके रूम के सामने जाता है, पर उसको रूम की कीज नहीं मिल रही थी और बोलती है कि कीज शायद उसने रूम में ही छोड़ दी है। ये बोलकर वो जमीन पर ही सो जाती है। वो जो रिसेप्शनिस्ट से
मैरी का रूम ओपन करवाता है और उसे सुला देता है। वो देखता है कि रिसेप्शनिस्ट मैरी को गलत तरीके से देख रहा था, तो वो जो उसे जाने के लिए बोलता है और खुद भी वहां से चला जाता है। फिर वो अपनी कार के पास आता है, उसे याद आता है कि उसकी कार की कीज तो मैरी के रूम में ही गिर गई है। इधर मैरी नींद से उठकर पानी पी रही थी। वो जो उसे कॉल करता है, मैरी फोन रिसीव करती है और उसे जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। वोजू को लगता है कि रिसेप्शनिस्ट ने मैरी के साथ कुछ किया है। वो भागता हुआ आता है। मैरी नीचे बैठी हुई थी और रिसेप्शनिस्ट उसके पास होता है। वो जो उसको एक पंच करता है, जो देखकर मैरी उसे रोकती है और बोलती है कि रिसेप्शनिस्ट उसकी हेल्प करने के लिए आया था। उसने अपने पैर पर गर्म पानी गिरा दिया, तो वो जो उसे माफी मांगता है, पर रिसेप्शनिस्ट मैरी को मोटेल से बाहर निकाल देता है। वो जो फिर मैरी से बोलता है कि उसे इतनी रात को गर्म पानी से क्या करना था, जबकि वो इतनी ड्रंक थी। तो मैरी बोलती है कि उसने डिनर नहीं किया, वहां पर किसी ने उसके लिए डिनर सर्व नहीं किया था, इसीलिए वो रामेन खाने के लिए उठी थी। वोजू को ये सुनकर उसके लिए बुरा लगता है। उसके पैर भी जल गया था, इसलिए वो उसे मेडिसिन लगाकर देता है और पूछता है कि अब वो क्या करेगी। मैरी को भी पता नहीं था कि वो क्या करेगी, तो वो जो उसे साथ में चलने के लिए बोलता है और दोनों मैरी के प्राइस वाले घर में आ जाते हैं। वो जो बोलता है कि सोंगियन को पता नहीं चलना चाहिए, वो अपने रूम की लाइट्स भी ऑफ करके रखे, जिसके लिए मैरी मान जाती है और अंदर चली जाती है। वहीं हम चांगान को देखते हैं, जिसने मिस्टर को अब्रॉड में जो अकाउंट प्रॉब्लम हो रही थी उसके बारे में बोला और उसे एक जूस देता है। मिस्टर को स्माइल करता है, तो चांगान बोलता है कि मिस्टर को अब ब्रेक ले लेना चाहिए। मिस्टर को बोलते हैं कि वो वीकेंड में अपनी बेटी के साथ घूमने जाने वाले हैं। फिर वो अपनी कार लेकर निकल जाता है और चांगान उसे देखने लग जाता है। मिस्टर को ड्राइव करते हुए वो जूस पीता है, पर तब उसे नींद आने लग जाती है। उससे अच्छे से ड्राइव नहीं हो रहा था और उसका एक्सीडेंट एक ट्रक के साथ हो जाता है। अगली सुबह मैरी नींद से उठती है और अपने घर को देखने लग जाती है। तभी वो सांगयान को घर से जॉगिंग के लिए जाता हुआ देखती है, तो वो जल्दी से छुप जाती है। सांगयान ऑफिस में होता है। अब जब सांगयान ऑफिस में होता है, वो ली सॉन्ग को बोलता है कि उसे फ्लैट पर विजिट करने जाना होगा। उसका एक इंटरव्यू होगा ताकि उसकी इमेज सोशल मीडिया पर अच्छी हो। ली सॉन्ग मान जाता है और बोलता है कि इस बार अगर सांगयान ने कोई गलती की तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। सांगयान एग्री करता है और मैरी को कॉल करके सीईओ विजिट के बारे में बोलता है। मैरी बोलती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस करके उन्हें बोल देगी। मैरी को फिर से टेंशन होने लग जाती है कि अब वो क्या करे। वहीं जांगहान चेयरवुमैन को बताता है कि मिस्टर को की डेथ हो गई है, जो सुनकर वो शॉक हो जाती है और जल्दी से उसके फ्यूनरल में जाने के लिए बोलती है, लेकिन उनकी हेल्थ अच्छी नहीं थी। तो जांगहान बोलता है कि मिस्टर को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और एक काफी अच्छी एम्प्लॉय है, इसीलिए वो जाएगा उसके फ्यूनरल में। जांगहान अब मिस्टर को की वाइफ और बेटे से मिलता है और उनको बोलता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उसके पास हेल्प के लिए आ सकते हैं। वहीं सांगयोन जो कि बहुत सारे लोगों के साथ वर्कआउट कर रहा था, फिर रनिंग कर रहा था, जहाँ पर उसे ली सॉन्ग की बात याद आती है। ली सॉन्ग ने ही उसकी लाइफ को इतना लग्जूरियस किया है, अच्छा घर, गाड़ी और वीआईपी लाइफस्टाइल दिया है, इसीलिए सांगयोन को हमेशा उसकी बात सुनकर रहना होगा। सांगयान ये सब सोचकर सबसे पहले रनिंग करने चला जाता है, जहाँ पर जोंग भी उसे नोटिस करती है। वहीं मेरी रात को अंधेरे में अपना काम कर रही थी, क्योंकि वो लाइट ऑन नहीं कर सकती। वो अपना स्किन केयर करती और फिर सोने जाती है, पर उसे एक मच्छर परेशान कर रहा था। वो उसे मारने का ट्राई करती है और उसके ताली की आवाज से उसके घर की सारी लाइट्स ऑन हो जाती है। मेरी डर जाती है। वो स्विच को ऑफ करने का ट्राई करती है, लेकिन और भी ज्यादा लाइट्स ऑन हो जाती है। सांगहान तब मैरी के घर को देखता है और बेल बजाता है। मैरी डोर ओपन करती है, तो सांगयान बोलता है कि वो उसे कुछ पेपर्स देने के लिए आया था। मैरी फिर उसे घर की लाइटिंग सिस्टम के बारे में पूछती है, तो सांगयान बोलता है कि उसके घर में साउंड सेंसर है और जब उसने अपने हाथ से ताली बजाई तब लाइट्स ऑन हो गए थे। मैरी को फिर समझ में आता है। सांगयान फिर उसे घर की सारी लाइट्स ऑन ऑफ करके समझा देता है और उसे उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है। उसने नोटिस किया कि सारे घर में सिर्फ मैरी की ही चीजें हैं, वोजू का यहाँ पर कोई भी सामान नहीं है। तो मैरी बोलती है कि वो तो अनपैक करना रह ही गया है, जब वो जो वीकेंड में फ्री होगा तो वो दोनों साथ में अनपैक करेंगे। सांगयान बोलता है कि सीईओ की विजिट से पहले वो यहाँ पर अच्छे से सेटल हो जाए, जो सुनकर वो स्माइल करती है। मैरी अब वूजू को कॉल करती है और उसे ये सब कुछ बताती है। वो बोलता है कि उसको क्या जरूरत थी मच्छर को मारने की। मैरी उसे सॉरी बोलती है। मैरी फिर उससे कुछ एक्स्ट्रा कपड़े और उसकी पर्सनल चीजें देने के लिए बोलती है, ताकि उसके घर में एक आदमी रहता है ऐसा लगे। वूजू इस पर एग्री करता है। अगले दिन वूजू मैरी को लेकर एक फोटो बूथ में आता है। दोनों वेडिंग ड्रेस में रेडी होते हैं। वूजू मैरी को वेडिंग ड्रेस में देखकर उसे देखता ही रह जाता है और दोनों बहुत सारे फोटोज क्लिक करते हैं। दोनों काफी क्लोज भी होते हैं।
मैरी सोचती है कि क्या वो सच में शूट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि दोनों रियल कपल है। वो जो बोलता है कि अगर उनके घर में कोई वेडिंग पिक्चर नहीं होंगे तो उनको डाउट होगा। पिक्चर के बाद वूजू मैरी को चेंज करने के लिए बोलता है। वो बाहर चला जाता है। वहां पर स्योंग भी अपनी फ्रेंड के साथ आई होती है। वूजू उसे देखकर जल्दी से रूम में वापस आ जाता है। स्योंग ने भी उसे देख लिया था। वो उसके पीछे उस रूम में आ जाती है। वूजू यहाँ पर मैरी को सॉरी बोलता है और उसे किस करता है, जो देखकर मैरी शॉक हो जाती है। तब स्योजोंग रूम के ऑलमोस्ट अंदर आ जाती है। मैरी भी अब वूजू को क्लोज लेकर आती है और अब उन दोनों का रियल किस होता है। उन दोनों को किस करता हुआ सोजोंग देखकर जल्दी से वहां से चली जाती है और अपने फ्रेंड्स को बताती है कि अंदर कोई कपल किस कर रहे हैं, पर वो नहीं जानती कि वो उसका बॉस वूजू है। दोनों ही अब एक दूसरे को ऑकवर्डली देखने लग जाते हैं। फिर चुपके से बाहर जाने लगते हैं और सोजोंग के जाने के बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में वूजू और मैरी अपनी वेडिंग फोटोज को घर में अच्छे से डेकोरेट कर रहे थे, पर उनके पास कोई टूल नहीं होता। इसीलिए दोनों सॉन्गयोन से टूल बॉक्स लेने जाते हैं। दोनों उसके सामने बहुत ही लवी डवी होने का प्रिटेंड कर रहे थे। मैरी स्माइल करते हुए वोजू से पूछती है कि क्या उन्हें ये सब करना जरूरी है। वोजू बोलता है कि सांग्यन उनको ही देख रहा है और मैरी ये देखकर वोजू को हक करती है। दोनों साथ में ऐसे ही घर जाते हैं। फिर ऑफिस में सियोजुंग वोजू को देखकर फोटो बूथ वाली बात याद करती है और उसे लगता है कि उसने वोजू को ही वहां पर देखा है। सभी लोग अब मीटिंग के लिए साथ में होते हैं। मैरी भी वहां पर मौजूद थी। तब सियोजुंग सभी को ये बात बताती है कि उसने वूजू को एक लड़की के साथ फोटो बूथ में देखा था, पर वो श्योर नहीं है कि वो वूजू ही था या फिर कोई और। मैरी ये सुनकर शॉक हो जाती है। सियोजुंग बोलती है कि उस लड़की का फेस ना कुछ कुछ मैरी की तरह दिख रहा था। मैरी मना करने लग जाती है, पर सियोजुंग बोलती है कि वो उस फोटो बूथ में ही कॉल करके पता लगाएगी। मैरी उसे रोकने लगती है, तभी वहां पर वूजू आ जाता है, पर सियोजुंग कॉल कर लेती है और वहां से उठकर चली जाती है ताकि कोई उसकी बात ना सुन पाए। मैरी बहुत ज्यादा घबराने लग जाती है। फिर वूजू और मैरी साथ में होते हैं। वूजू यहाँ पर उसे बोलता है कि उसने एक अलग नाम से उनका बुकिंग किया था। मैरी ये सुनकर रिलैक्स हो जाती है और बोलती है कि वो तो बहुत ज्यादा डर गई थी। वूजू बोलता है कि उसने ही ऑफिस के पास वाली फोटो बूथ को चूज किया। तो मैरी बोलती है कि उसे क्या पता था कि वहां पर स्योजुंग आ जाएगी। मैरी बोलती है कि उस शॉट में वो सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो वूजू बोलता है कि वो भी एक्टिंग ही कर रहा था, पर मैरी ने उसे किस कर लिया। उसने तो सिर्फ एक पोजीशन लेने के लिए बोला था, पर मैरी ने उसका यूज किया। मैरी बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो गलत समझ रहे हैं। वो सिर्फ पकड़े ना जाए इसलिए उसने ऐसा किया। वूजू मान जाता है और उसे अपने कुछ कपड़े और पर्सनल चीजें देता है घर में रखने के लिए। मैरी उसे थैंक यू बोलती है और वो उसे और परेशान नहीं करेगी, बस सीईओ की विजिट हो जाए। वूजू बोलता है कि उसे सिर्फ अच्छे से काम करना है। उसने चेयरवुमन को मैरी का प्रेजेंटेशन दिखाया। उसे अब पर्सनली उनको अपना प्रेजेंटेशन देना है। मैरी उसे बोलती है कि वो अपना बेस्ट देगी, जो सुनकर वो जो स्माइल करता है। फिर मैरी सॉन्ग से चेयरवुमन के बारे में डिस्कस कर रही थी। सॉन्ग बोलती है कि चेयरवुमन ने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है। बेकरी के फाउंडर चेयरवुमन के फादर इन लॉ थे और वो एक बन शॉप चलाते थे, पर चेयरवुमन ने हार्ड वर्क करके इस बेकरी का इतना बड़ा एम्पायर बना लिया। मैरी उनसे काफी इम्प्रेस होती है और वो अपने प्रोजेक्ट को और भी ज्यादा अच्छा और इंटरेस्टिंग बनाने का डिसाइड करती है ताकि वो उन्हें इम्प्रेस कर सके। वही चेयरवुमन अपने रूम में होती है। उनके पास जंगान आता है और बोलता है कि मिस्टर को के घर गया था। चेयरवुमन बोलती है कि उसकी फैमिली को पूरा सपोर्ट दे और उसकी वाइफ को जॉब भी दे। तब जंगान बोलता है कि उसे पता चला कि मिस्टर को गैम्बलिंग करता था। वो कंपनी का बहुत सारा पैसा गैम्बलिंग में हार गया। ऑफिशियल्स को ये बात पता थी और मिस्टर को ने उनसे बोला कि वो जल्दी पैसे लौटा देगा, पर उससे पहले उसकी डेथ हो गई। चेयरवुमन ये सुनकर शॉक हो जाती है। वो तो उसके ऊपर काफी ज्यादा ट्रस्ट करती थी, क्योंकि उनके साथ वो काफी पहले से काम कर रहा था। अब सब एक साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। चेयरवुमन यहाँ पर योंगसू को टेम्परेरीली मिस्टर को की पोजीशन हैंडल करने के लिए बोलती है, जब तक उन्हें नया अकाउंटेंट नहीं मिलता। योंग बोलती है कि मिस्टर को ने रैश ड्राइविंग किया होगा और उसका बेटा भी अभी काफी छोटा है। अगर उसके साथ उसकी फैमिली होती तो वो लोग भी मर जाते। ये सुनकर वूजू को अपने पेरेंट्स का एक्सीडेंट याद आता है। मियोंग को अब सडनली रियलाइज होता है कि ये उसने क्या बोल दिया। वो वूजू से सॉरी बोलती है, पर वूजू बोलता है कि उसे और भूख नहीं है और वो उठकर चला जाता है। चेयरवुमन मियोंग पर चिल्लाने लग जाती है और बोलती है कि उसे अभी भी नहीं पता कि कहाँ पर बोलना है और कहाँ पर नहीं बोलना चाहिए। मियोंग कहती है कि वूजू अभी भी ये सब सोचकर डरता है, उसमें उसकी क्या गलती। योंगसू बोलता है कि उसने बचपन में भी देखा था कि वो जब भी सैड होता है तो एक टॉय लेकर खुद को अपने रूम में बंद कर लेता था। अभी भी वो टॉय को लेकर ही बैठा होगा।
वो जो सच में उसी टेडी को लेकर बैठा हुआ था, उसके अंदर से आवाज आती है, रोना मत वरना टाइगर आ जाएगा। ये सुनकर वो स्माइल करता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वोजू के पेरेंट्स के एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ था। वो जो कार से किसी तरीके से बाहर आकर हेल्प के लिए लोगों को बोलने लग जाता है। तभी वहां से वही बच्ची और उसके डैड जा रहे होते हैं। वो एम्बुलेंस को बुलाते हैं और फिर पुलिस स्टेशन जाते हैं। वो जो वहां पर अकेला बैठा हुआ था, वो बच्ची उसके पास आती है और बोलती है कि ये टॉय उसके डैड ने उसके बर्थडे में दिया था और उसमें वो साउंड उसके डैड का है। अगर वो जो उसे सुनेगा तो उसे अच्छा लगेगा, इसीलिए वो टेडी उससे ले लेता है। तभी वहां पर वूजू के पास चेयर वुमेन आती है। वो उन्हें हक करके रोने लग जाता है और बाहर आते ही वो टेडी को भी साथ में ले लेता है। वो बच्ची वहां पर नहीं होती। जब चेयर वुमेन वूजू को लेकर जा रही थी, तब वो जो उस बच्ची को रोते हुए सुनता है। वो अपने डैड के सामने उसके लिए रो रही थी, क्योंकि वूजू के पेरेंट्स अब नहीं रहे, वो कैसे रहेगा, उसकी केयर कौन करेगा। वो जो उसे रोता हुआ देखता रहता है, क्योंकि अनजान इंसान उसके लिए इतना कुछ फील कर रहा था। वो जो अब कार से जाते हुए भी उसे ही देख रहा था। प्रेजेंट में वो ये सब सोचकर स्माइल करता है। अगले दिन अब जोंग इंटरनेट पर सर्च करती है कि उसे कहाँ अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना है। वो वूजू को मिलने के लिए बोलती है, लेकिन वूजू को मैरी के पास जाना था, इसलिए वो बोलता है कि उसे अर्जेंट काम है। जोंग बोलती है कि उसे फ्री टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए उसने वूजू को मिलने के लिए बोला। तो वूजू उसे मना नहीं कर पाता और बोलता है कि वो अपना काम खत्म करके शाम को उससे मिलने के लिए आ जाएगा, जिसके लिए जोंग मान जाती है। हॉस्पिटल की नर्सेस उसको टीज करने लग जाती हैं और बोलती हैं कि वो आज डेट पर जाने वाली है, जो सुनकर जोंग ब्लश करती हैं। फिर पेशेंट की लिस्ट देखने लग जाती हैं, कहाँ पर वीआईपी पेशेंटली सॉन्ग होता है। नर्स बोलती है कि ये तो बहुत ज्यादा एरोगेंट है, सभी से लड़ता रहता है। तभी वहां पर सांग्योन आता है और ली के रूम में जाने लग जाता है। जोंग उसे देखने लगती है। नर्स बोलती है कि उन्हें सांग्योन के लिए बुरा लग रहा है। वो ली के आगे पीछे घूमता रहता है और वो उससे बहुत ही रूडली बात करता है। तो जोंग उनकी बातें ध्यान से सुनने लग जाती हैं। अगले सीन में मैरी ने सीओ विजिट के लिए अपना घर बहुत ही अच्छे से अरेंज किया था। उसने सब कुछ एक न्यूलीवेड कपल की तरह रखा हुआ था और वो जो और मैरी दोनों ने कपल टी शर्ट पहनी हुई थी। वो जो बोलता है कि क्या उन्हें टी शर्ट पहनने की जरूरत थी, तो मैरी बोलती है कि इससे उनका लव सबको दिखेगा। फिर वो जल्दी से कुछ लेने के लिए अंदर जाती है। वो जो उनकी वेडिंग फोटो को ध्यान से देखता है और स्माइल करता है। मैरी एक पेपर वोजो को देती है, उसमें क्वेश्चंस होते हैं जो लोग उनके बारे में पूछ सकते हैं। वो जो उसे रीड करने लग जाता है और देखता है कि मैरी लंदन जाने वाली थी हनीमून के लिए। वो जो बोलती है कि मैरी का एक्स बहुत ही अच्छा था, उसने मैरी को ही सब कुछ डिसाइड करने दिया। मैरी बोलती है कि उसने खुद अपनी 10 साल की सेविंग से ये सब कुछ प्लान किया, जो सुनकर वो जो शॉक हो जाता है। और बताती है कि उसने उसके कोर्स फीस, उसके एग्जाम फीस सब कुछ पे किया है, क्योंकि उसके पास कोई इनकम नहीं थी। वो जो बोलता है कि क्या उसको कभी भी उसके एक्स ने थैंक यू बोला, तो मैरी मना करती है। वो जो बोलता है कि मैरी भला उससे मिली कहाँ पर थी, तो बताती है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ बीच पर घूमने के लिए गई थी। तभी वो वहां पर डूबने वाली थी और किम ने उसको बचाया। तब से वो दोनों एक दूसरे को जानते थे और वो काफी हैंडसम भी था। वो जो बोलता है कि वो हैंडसम था, इसीलिए मैरी ने उसे लाइक किया। पर मैरी मना करती है और बोलती है कि वो उसे प्यार करती थी, लेकिन उसे अब फील नहीं होता। वो जो बोलता है कि क्या उसे रिग्रेट हो रहा है, मैरी हाँ बोलती है। तो वो जो कहता है कि वो फिक्र ना करे, मैरी की लाइफ में भी जल्दी है उसका रियल लव आ जाएगा। मैरी कहती है कि ये बात बहुत ही कंफर्टिंग है और दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। इसी बीच मैरी की मॉम उसे कॉल कर रही थी, लेकिन उसका फोन साइलेंट पर था, इसीलिए उसे सुनाई नहीं देता। मैरी की मॉम एक रेस्टोरेंट चलाती थी और वो सियोल मैरी और किम से मिलने आने वाली थी, इसीलिए उन्होंने बहुत सारा खाना बनाया होता है और किम की सिस्टर के लिए किमची भी पैक की थी। मैरी की आंटी उसकी मॉम से पूछती है कि किम कभी उससे मिलने तक नहीं आया, पर वो उसकी कितनी फिक्र करती है, वो डिजर्व ही नहीं करता ये सब। मैरी की मॉम बोलती है कि किम एक बड़े कंपनी में काम करता है, वो बिजी है इसलिए नहीं आता, पर वो अब उनसे खुद मिलने के लिए जाएगी और वेडिंग डेट फिक्स करके आएगी। वो खुद किम को कॉल करने लग जाती है। किम अपने रूम में होता है और उसके सारे इन्वेस्टमेंट लॉस में जा रहे थे, उसे टेंशन लगी थी। तभी उसके फोन पर मैरी की मॉम का कॉल आता है। वो घबराकर फोन फेंक देता है और बोलता है कि पता नहीं मैरी ने सच बोला है या फिर नहीं, पर वो क्या करे। तभी कॉल कट हो जाता है। अब जब वो अपना फोन लेने जाता है, तो मैरी के फोन में किसी का टेक्स्ट देखता है, जो कि जेनी को एक रूम का नंबर सेंड करता है। अब किम को डाउट होने लग जाता है, वो फोन को वापस रख देता है। जेनी जब शावर लेकर आती है, तो किम बाथरूम में जाने लग जाता है और वो चुपके से देखता है कि जेनी उसी नंबर पर चैट कर रही थी।
सीन अब सांग्यान पर आता है जो कि पुलिस स्टेशन में आया हुआ था। वो मैरी को कॉल करके बोलता है कि आज सीईओ विजिट पर नहीं आएगा, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, वो अगले टाइम उनको इन्फॉर्म कर देगा। पुलिस स्टेशन में एक आदमी पुलिस को एक फुटेज दिखाता है जिसमें ली ने उसे बहुत ही मारा होता है, वो भी बिना कोई रीजन के। सांग्यान उसे सेटलमेंट करने के लिए बोलता है और उसे 30 मिलियन युआन देता है। वो आदमी बोलता है कि पर उसके पास तो फुटेज है, तो सांग्यान बोलता है कि वो उसे डिलीट करा देगा। वो ये सब ली को बताता है और उसे कुछ दिन और हॉस्पिटल में रहने के लिए बोलता है क्योंकि उसके डैड को पता है कि ली ने उस आदमी को मारा है और वो यहाँ पर विक्टिम है। पर ली बोलता है कि उसे यहाँ पर नहीं रहना, यहाँ पर काफी ज्यादा बोरिंग है। वो सांग्यान को इंसल्ट करने लग जाता है, लेकिन वो यहाँ पर ली को कोई भी रिप्लाई नहीं देता। तभी वहाँ पर जियोंग आती है, उसने सब कुछ सुन लिया था। सांग्यान अब रूम से चला जाता है। दूसरी तरफ मैरी वूजू को सॉरी बोलती है क्योंकि उसकी वजह से वूजू का सारा दिन वेस्ट हो गया था। पर वूजू उसे ये सब सोचने से मना करता है और वो मैरी की न्यू डिजाइन देखता है। मैरी उसे अपना प्रेजेंटेशन दिखाती है जिसमें एक लड़की जो कि मैसून होती है और उसका लवर मैशिक होता है। दोनों ने मिलकर एक लव स्टोरी क्रिएट किया था, यही उनका न्यू डिजाइन है। वो जो बोलता है कि ये बहुत ही अच्छा है, पर ये मैशिक जो है ना वो अगले दिखता है। मैरी बोलती है कि उसने अपने फर्स्ट लव की चाइल्डहुड इमेज से ये बनाया है। वो जो बोलता है कि क्या वो अभी भी उसके टच में है। मैरी मना करती है। वो जो उसे अपने फर्स्ट लव के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि उसे कभी लव नहीं हुआ है। मैरी को तो यकीन ही नहीं होता। तभी वोजू को जियोंग का कॉल आता है। जियोंग वोजू का वेट कर रही थी। वो जो उसे सॉरी बोलता है क्योंकि उसे याद ही नहीं था। जियोंग अपसेट हो जाती है और बोलती है कि उसे अर्जेंट काम आ गया है, इसीलिए उसने कैंसिल करने के लिए कॉल किया था, वो कभी और चलेंगे। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। जियोंग अब सैड होकर बार में जाती है और खुद से कहती है कि उसने वोजू को झूठ क्यों बोला, उसे बोलना चाहिए था कि वो उसके लिए वेट कर रही थी। तभी वहाँ पर सांगयन भी आता है। जियोंग उसे बात करने लग जाती है और बोलती है कि उसे ली के बारे में पता है, उसे उसकी हेल्प करनी चाहिए, पैसे से वो सब कुछ खरीद नहीं सकता। सांगयन बोलते हैं कि अगर पैसे हैं तो ये सब करने में भला क्या ही गलत है। तो जंग बोलती है कि उसे पता है कि वो अपसेट है, उसे अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, वो भी सैड है ना। तब सांगयन उसे ड्रिंक देता है। जंग बोलती है कि क्या वो उससे फ्लर्ट कर रहा है, पर वो उसे ड्रिंक करके यहाँ से चली जाने के लिए बोलता है, जो सुनकर वो उसे घूरने लग जाती है। अगले दिन अब मैरी की मॉम सोल आ जाती है। वो उसे कॉल करती है, लेकिन मैरी उस वक्त कॉन्फ्रेंस हॉल में थी। वो जो प्रेजेंटेशन दे रहा था चेयरवुमन के सामने। मैरी वहां से बाहर आती है और उसकी मॉम सोल में यही जानकर डर जाती है। वो उन्हें कॉल लगाती है लेकिन वो उसका फोन रिसीव नहीं करती। वो जो अब मैरी के पास आता है। मैरी बोलती है कि अगर वो किम के घर चली गई तो उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। वो जो बोलता है कि वो प्रेजेंटेशन पर ध्यान दे और किम का एड्रेस उसे सेंड कर दे, वो उसकी मॉम को रोक लेगा, जिसके लिए मैरी मान जाती है। वहीं मैरी की मॉम किम के घर तक आ भी जाती हैं, पर किम की मॉम और सिस्टर उसकी काफी इंसल्ट करने लग जाते हैं और बोलते हैं कि किम बहुत ज्यादा एजुकेटेड लड़का है, जबकि मैरी एक अनकल्चर्ड लड़की है। उनका ब्रेकअप हो गया है और यही उनके लिए अच्छा है। मैरी की मॉम उनको समझाने लग जाती है और खाने के बॉक्सेस देती है, लेकिन किम की मॉम उनको रोड पर फेंक देती है और मैरी की मॉम गिर भी जाती है, पर फिर भी दोनों अंदर चले जाते हैं। तभी वहां पर वूजू आता है और उनकी हेल्प करता है। वो बोलता है कि मैरी ने उसे भेजा है, वो उनको बस स्टॉप पर छोड़कर आएगा। मैरी की मॉम उसके बारे में काफी तारीफ करती है, तो वो जो बोलता है कि आज उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है चेयरवुमन के सामने और वो बहुत सक्सेसफुल होगी। मामा वूजू को ये सब बात छुपाने के लिए बोलती है कि वो किम के घर गई थी, तो वो जो भी उन्हें प्रॉमिस करता है वो फिर उन्हें बस स्टॉप पर छोड़ने के लिए आता है, उनके लिए टिकट भी लेकर आता है। मैरी अपनी मॉम से बात करती है। वो बोलती है कि उन्होंने बहुत सारा खाना भेजा है, वो सब कुछ खा ले। मैरी उनसे किम के बारे में कुछ भी नहीं पूछती और बोलती है कि वो जल्दी घर पर आएगी उनसे मिलने के लिए। फिर वो जो उसकी मॉम को बस में बैठा देता है और जब तक बस नहीं जाती तब तक वो वहीं पर वेट करता है। मैरी वोजू से बात करती है। वो बोलता है कि वो ठीक है और वापस से घर भी चली जाएंगी। मैरी फिर वोजू को थैंक यू बोलती है और फोन कट कर देती है। तभी उसे किम की सिस्टर का कॉल आता है। सीन फिर मैरी पर आता है। वो अपने घर में होती है और रो रही थी क्योंकि किम की सिस्टर ने उसे सब कुछ बता दिया था। उसे काफी गिल्टी फील हो रहा था। तब वो जो सारा खाना लेकर आया होता है, मैरी को अपसेट देखकर वो उसे कंसोल करता है और अपनी मॉम से बात करने के लिए बोलता है, वो उसकी साइड को जरूर समझेगी। मैरी मान जाती है और मॉम को कॉल करती है, वो उन्हें सब कुछ बता देती है।
मॉम बोलती है कि उन्हें वैसे भी किम पसंद नहीं था। अब मैरी अच्छे से अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सकती है। वो उसके फ्लैट के बारे में पूछती है तो मैरी उनको प्राइस के बारे में बता देती है। मॉम शॉक हो जाती है और बोलती है कि वो किसी भी तरीके से पकड़ी ना जाए, उसे हमेशा से अलर्ट रहना होगा। मैरी शॉक हो जाती है क्योंकि उसे नहीं लगा था कि उसकी मॉम उसे इतना सपोर्ट करेगी। मैरी कॉल कट करके किम की फोटो को फाड़ देती है और बोलती है कि अब मैरी एक अच्छी लाइफ जिएगी और किम सफर करेगा। वही किम जेनी के साथ होता है। डिनर करने के बाद जेनी बोलती है कि उसे अपने एक फ्रेंड से मिलने जाना है, वो किम से बाद में मिलेगी, ये बोलकर चली जाती है। किम उसका पीछा करने लग जाता है। वो लिफ्ट का वेट करता है पर उसे लेट हो रहा था। उसे रूम नंबर याद आ जाता है। वो जल्दी से सीढ़ियों से जाने लग जाता है। उसे जेनी मिलती है। वो चुपके से उसे देखने लग जाता है जो कि एक लड़के से मिलने के लिए आई हुई थी। दोनों किस करते हैं जिन्हें देखकर किम शॉक हो जाता है क्योंकि उसने जैसे मैरी को चीट किया था वैसे ही जेनी ने भी उसे चीट किया। वहीं मैरी जो कि हैप्पीली अपनी मॉम का दिया हुआ खाना देख रही थी, वो काफी रिलैक्स थी। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है। वो बोलती है कि उनका बैग जिसमें उनके कार्ड्स थे वो वूजू की कार में ही रह गए हैं। मैरी बोलती है कि वो उन्हें वूजू से ले लेगी। मैरी फिर वूजू को बैग के बारे में बोलती है। वो अपनी कार में चेक करता है तो उसे बैग मिल जाता है। वो उसे खोलता है तो उसमें एक फोटो होती है मैरी और उसकी फैमिली की, और उसमें मैरी ही वो बच्ची थी जिसने वूजू को बचपन में वो टेडी दिया था। वूजू ये देखकर स्माइल करने लग जाता है और बोलता है कि उसने जिसको इतना ढूंढा वो उसकी आंखों के सामने ही थी। और यहाँ पर रिवील होता है कि वूजू को पहले से ही पता था कि मैरी उसका फर्स्ट लव है। अब फ्लैशबैक में जिस दिन वूजू मैरी को मोटेल में छोड़ने गया था तभी उसने मैरी की फैमिली फोटो देख ली थी। उसे बिलीव नहीं होता कि मैरी ही वही लड़की है। फिर जब मैरी ने उसे बोला था सांग्यान ने उसे देख लिया है तो उसने ही जानबूझकर वेडिंग फोटो के बारे में बोला था और खुद ही ब्लश कर रहा था। और अभी तक वो जो कुछ भी कर रहा था वो सब कुछ ड्रामा था क्योंकि वो जो अब सच में मैरी को लाइक करने लगा था। वो जो फोटो को लेकर स्माइल करने लग जाता है। मैरी को फिर एक कॉल आता है। उसे लगता है कि वो जो ने उसे कॉल किया है लेकिन वो कॉल किम का था। जहाँ उसकी आवाज़ सुनकर मैरी शॉक हो जाती है। किम बोलता है कि वो सोल वापस आ गया है और उससे मिलना है। तो मैरी कॉल कट करके उसे ब्लॉक कर देती है। किम फिर से जब उसे कॉल करता है तो उसका फोन नहीं लगता। वो बोलता है कि वो वापस उसका दिल जीत ही लेगा। मैरी तो अभी भी शॉक में थी। उससे किम से कोई भी बात नहीं करनी थी और उसे लगता है कि किम को उसके घर के बारे में पता चल गया है। तब उसे वूजू का कॉल आता है। वूजू बोलता है कि उसे उसकी मॉम का वॉलेट मिल गया है। मैरी बोलती है कि वो ऑफिस में लेकर आ जाए। वो जो फिर मैरी की आवाज़ सुनकर पूछता है कि उसे कुछ हुआ है क्या, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताती और कॉल कट कर देती है। वो जो वापस से अपने रूम में जाने लग जाता है। चेयरवुमन गार्डन में होती है। वो जो उनसे बात करने लगता है। वो मजाक में बोलता है कि अब उनको डेट पर जाना चाहिए। तो चेयरवुमन बोलती है कि अभी उनकी उम्र नहीं है लेकिन वूजू को अगर कोई पसंद है तो वो जल्दी से उस लड़की को घर पर लेकर आ जाए। ये सुनकर वो स्माइल करता है। चेयरवुमन बोलती है कि उसे कंपनी के साथ साथ अपनी लव लाइफ भी मैनेज करनी होगी। इस पर वो हाँ कहता है। अगली सुबह मैरी रेडी होकर घर से बाहर निकलती है। तभी सांग्योन भी ऑफिस के लिए अपनी कार से बाहर आता है। मैरी उसे देखकर जल्दी से फेस छुपाकर जाने लगती है और सांग्योन उसे देख लेता है। वो पूछता है कि वो उसे ड्रॉप कर देगा लेकिन वो मना कर देती है। सांग्योन फिर वूजू के बारे में पूछता है तो मैरी बोलती है कि वो सारी रात ऑफिस में ही था, घर वापस नहीं आया। ये सुनकर वो अपनी कार लेकर वहां से चला जाता है। सांग्योन वहां से वूजू के ऑफिस में ही आता है और चेयरवुमन और जंगन से मिलता है। वो बॉटी कंपनी के साथ एक डील के लिए वहां पर आया हुआ था। चेयरवुमन वूजू को बुलाने के लिए बोलती है अपनी असिस्टेंट से। वूजू को जब बॉटी कंपनी का पता चलता है तो वो घबरा जाता है। फिर वो बॉटी कंपनी से कौन आया है ये चेयरवुमन की असिस्टेंट से पूछता है। असिस्टेंट बोलता है कि सांग्यान आया है। वूजू एक्टिंग करने लग जाता है कि उसे अर्जेंटली वॉशरूम जाना होगा। उसके पेट में प्रॉब्लम है और वॉशरूम चला जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। दूसरी तरफ वूजू वहां पर नहीं आ रहा था, इसलिए सांग्यान वहां से चला जाता है। वहां पर उसके साथ जांगहान भी होता है। वो जो वॉशरूम से बाहर आता है तो सांग्यान और जांगहान दोनों वहीं पर खड़े हुए थे, एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। जांगहान बोलता है कि वो जो यहाँ का टीम लीडर है। वो जो सांग्यान को ग्रीट करता है और सांग्यान भी उसे ग्रीट करता है। दोनों उसके सामने ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। जांगहान फिर वूजू को सांग्यान को नीचे तक छोड़कर आने के लिए बोलता है, जिसके लिए वूजू हाँ बोल देता है। अब दोनों लिफ्ट में जाते हैं जहाँ पर सांग्यान वूजू से पूछता है कि वो यहाँ पर जॉब करता है। वूजू हाँ बोल देता है और कहता है कि उसे एक्टिंग करनी पड़ी क्योंकि उसके ऊपर बहुत डेट है और वो किसी को प्राइज के बारे में नहीं बता सकता। सांग्यान को अब याद आता है कि प्राइज जीतने के आर्टिकल में भी वूजू ने फेक नाम लिखने के लिए बोला था।
सांगयन बोलता है कि वो किसी को इस बारे में नहीं बताएगा। सांगयन फिर वुजू के कपड़े देखकर बोलता है कि वो बहुत ही फ्रेश लग रहा है। मैरी ने बोला कि वो रात से बाहर काम कर रहा है, तो वुजू कुछ बोलता, तभी लिफ्ट ओपन होती है और वहां पर मैरी खड़ी होती है। मैरी दोनों को देखकर शॉक हो जाती है। सांगयन पूछता है कि क्या वो भी यहीं पर जॉब करती है। मैरी मना करने लग जाती है और बोलती है कि वो तो अपने वॉलेट वुजू से लेने के लिए आई थी। वुजू बोलता है कि वो मैरिड है, तो उनका वॉलेट और कपड़े एक्सचेंज होते रहते हैं। मैरी बोलती है कि वो जो कल से घर पर नहीं आया और बहुत ही थक गया है। तो सांगयन उनसे ज्यादा सवाल नहीं पूछता और उनको बाय बोलकर वहां से चला जाता है। वूजू मैरी को बोलता है कि उसने सांगयन से ये झूठ बोला, तो वूजू को बताना चाहिए था। मैरी बोलती है कि उसे क्या पता कि वो दोनों यहाँ पर मिल जाएंगे। वूजू बोलता है कि आज से वो दिन में 3 बार ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के टाइम उसे कॉल करेगा और अपने सारे दिन का सब स्टोरी बताएगा। मैरी बोलती है कि इतना सब क्यों करना है, तो वूजू बोलता है कि अगर वो नहीं बोलेगी तो अभी जैसे सिचुएशन फ्यूचर में आए तब वो क्या करेंगे। फिर बोलता है कि सोने से पहले भी कॉल करना। मैरी मान जाती है। मैरी को अब सॉन्ग की मीटिंग के लिए टेक्स्ट आता है, इसीलिए वो वहां से चली जाती है। वो जो उसे जाते हुए देखकर ब्लश करने लग जाते हैं। फिर हम किम को देखते हैं जो कि अपनी मॉम और सिस्टर के साथ होता है। उसकी सिस्टर बोलती है कि वो जल्दी से जनी से शादी कर ले ताकि उन्हें पैसे मिले और वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। किम बोलता है कि उसे सिर्फ अपनी ही फिक्र है। किम की मॉम भी सिर्फ पैसों की बात कर रही थी, इसीलिए वो गुस्से में वहां से उठकर चला जाता है। वो अकेले बैठकर मैरी और उसकी फोटोज देखने लग जाता है और फ्लैशबैक में किम ने जेनी को सच बोलने के लिए बोला था, तो जेनी बोलती है कि वो आदमी उसका फियांसे है और वो उसे शादी करने वाली है, पर वो अब्रॉड में रहता है, इसीलिए जेनी और किम के बीच में वो नहीं आएगा। ये सुनकर किम शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि उसे उस आदमी और किम के बीच किसी एक को चुनना होगा, तो जेनी बोलती है कि वो अपने फियांसे को ही चूज करेगी, जो सुनकर किम को रोना आ जाता है। प्रेजेंट में किम मैरी की फोटो देखकर बोलता है कि मैरी एक ऐसी इंसान थी जिसने उससे सच में इतना ज्यादा प्यार किया था और कभी भी कोई डिमांड नहीं की, पर किम ने उसे हर्ट कर दिया। लेकिन अब वो उसे सॉरी बोलकर सब पहले जैसा कर लेगा। अगले सीन में मैरी अपनी फ्रेंड योंग से मिलने के लिए जाती है, जो कि आर्मी में थी। दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं लंच के लिए। रेस्टोरेंट फुल हो चुका था। वहाँ की वेट्रेस उनको बोलती है कि उनकी टेबल पर एक सीट है, इसीलिए वो किसी को उनके साथ बैठा ले, और वो वुजू होता है। मैरी उससे पूछती है कि वो यहाँ पर कैसे, तो वुजू बताता है कि वो ऑलबार्ड में जहाँ जॉब करता था, वहाँ के बॉस काफी बार इस जगह के बारे में उसे बोला करते थे, इसीलिए वो भी यहाँ का खाना ट्राई करने आया है। ये वुजू को ही देखने लगती है और बोलती है कि उसका फर्स्ट लव भी वुजू की तरह ही दिखता था और उसे अब उसकी याद आ रही है। तो मैरी बोलती है कि यॉन का फर्स्ट लव एक मॉन्क बन गया है और उसके जाने के बाद यॉन ने आर्मी ज्वाइन कर ली। वुजू ये सुनकर शॉक हो जाता है। यॉन फिर मैरी के फर्स्ट लव के बारे में बोलती है कि उसने अपने सबसे फेवरेट टॉय उसको दे दिया था, पर वो कभी भी मैरी को थैंक यू बोलने नहीं आया। वो जो उसकी बातें सुनता है और वो समझ जाता है कि मैरी का फर्स्ट लव भी वही था। मैरी बोलती है कि वो बहुत ही अच्छा था और उसके सर का जो पीछे का साइड था वो बहुत ही सुंदर है। मैरी का आइडियल टाइप ये सब सुनकर वो जो ब्लश करने लग जाता है। लंच के बाद वो जो पे करता है। यॉन वुजू को एक गिफ्ट देती है और बोलती है कि ये उसको आर्मी ट्रेनिंग के टाइम मिला था। ये सब बॉयज की यूज का सामान है, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसीलिए वो उसे दे रही है। तो वो जो उसे ले लेता है। यॉन फिर एक कैक्टस पैंट जो था वो मैरी को दे देती है। वुजू बोलता है कि वो इसमें बैठ ना जाए। फिर मैरी को उसकी कैक्टस में बैठने वाली बात याद आ जाती है। वुजू फिर उनको बाय बोलकर वहां से कैब से चला जाता है, क्योंकि उसे अर्जेंट कहीं पर जाना था। अगले सीन में जियोंग लेकर चेकअप कर रही थी। वो एक्टिंग करता है कि उसके पेट में दर्द है, पर जियोंग उसकी ड्रॉअर से बहुत सारा जंक फूड और अल्कोहल निकालती है और बोलती है कि अब उसे हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं है। पर सांगयन बोलता है कि उसे कुछ और दिन रुकना होगा। जियोंग बोलती है कि उनकी हॉस्पिटल में और भी पेशेंट है और ली ने एक बेड पर कब्जा करके रखा हुआ है, वो और दिन यहाँ पर नहीं रुक सकता। ये बोलकर वो चली जाती है। ली सॉन्ग बोलता है कि जोंग हॉस्पिटल की डायरेक्टर की बेटी है, वो उनसे बात कर लेगा। जोंग बाहर आकर बोलती है कि आज वो बहुत ज्यादा खुश है, उसे जल्दी से रेडी होकर जाना है। तभी एक सीनियर जोंग को बुलाने के लिए आता है। जोंग बोलती है कि आज वो कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करेगी, उसे रेडी होना है और कहीं पर जाना है। ये बोलकर वो जल्दी से हॉस्पिटल से चली जाती है। दूसरी तरफ वुजू एक रेस्टोरेंट में होता है। जोंग वहाँ पर बहुत अच्छे से रेडी होकर आती है। वो जो उसे देखकर पूछता है कि वो इतना रेडी होकर क्यों आई है। उसकी ग्रैंडमा ने ये रेस्टोरेंट बुक किया था, इसलिए वुजू आया है। ये सुनकर वो अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसे लगा कि वुजू ने उसे रियल डेट पर बुलाया है, इसलिए वो ड्रेसअप होकर आई थी। फिर दोनों अपने पास्ट के बारे में बात करते हैं कि कैसे दोनों को एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता है। वुजू जियोंग को ये भी बोलता है कि उसको अपने फर्स्ट लव का पता चल गया है। जोंग तो यहाँ पर वुजू को कन्फेस करने वाली थी,
तभी वूजू की बात सुनकर वो रुक जाती है। वो पूछती है कि उसका नाम क्या है। वूजू मैरी का नाम बोलता है और बताता है कि मैरी को अभी भी ये नहीं पता है। जोंग पूछती है कि वो कभी मैरी से मिलने क्यों नहीं गया। तभी वूजू बोलता है कि वो गया था और फ्लैशबैक में वूजू अब्रॉड से वापस आया होता है, जो उसका बॉक्स लेकर मैरी का घर ढूंढता और वहां पर गया था। पर उसने मैरी और उसकी मॉम की बात सुन ली थी। मैरी की मॉम बोलती है कि अगर उस दिन उसके डैड पुलिस स्टेशन नहीं जाते तो उनको बार बार कोर्ट और पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी बीच में ही उसके डैड की डेथ हो गई थी। वुजू की वजह से ही उसके डैड पुलिस स्टेशन गए और इस सब प्रॉब्लम में फंस गए। उस एक्सीडेंट की 2 वीक बाद ही उसके डैड भी मर गए थे। प्रेजेंट में जोंग बोलती है कि उसे मायरो को सच नहीं बताना चाहिए, अगर वो वुजू को हेट करने लगे। ये सुनकर वुजू की स्माइल चली जाती है और वो कुछ रिप्लाई नहीं देता। जोंग अब डिनर के बाद वापस से हॉस्पिटल आ जाती है और अकेली बैठी हुई थी। उसे काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे लगा कि वो जो उसे लाइक करता है, पर उसकी लाइफ में अब मैरी आ गई है। वहीं सांग्यान का मैगजीन में फोटो आया होता है। ली देखकर उसे बोलता है कि वो हॉस्पिटल में है, पर सांग्यान बाहर इंटरव्यू दे रहा है। तो सांग्यान सॉरी बोलने लग जाता है। ली बोलता है कि उसके डैड ने उसे स्टडी करवाई और वो ली को ही पीछे छोड़ने का प्लान कर रहा है। सांग्यान कुछ भी रिप्लाई नहीं करता। ली अब स्माइल करता है और सांग्यान की काफी इंसल्ट करने लग जाता है। सांग्यान बिना कुछ बोले ही बाहर आ जाता है। उसे काफी गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ भी नहीं करता। जोंग भी वहीं सैड होकर बैठी हुई थी। उसे एक पियानो दिखता है, वो उसे ही बजाने लग जाती है। उसे याद आता है वूजू और वो कैसे एक साथ पियानो बजाते थे। सांग्यान भी पियानो की आवाज सुनकर वहां पर आ जाता है और जोंग को देखने लग जाता है। अगले सीन में वूजू अपनी फैमिली के साथ टेम्पल गया था। आज उसके पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी थी। प्रेयर के बाद मियोंग और योंगसो बात कर रहे होते हैं। योंगसो बोलता है कि आज वूजू का बर्थडे है, उसे काफी बुरा लगता है। उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद वूजू ने कभी अपने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। म्योंग बोलती है कि वो क्या ही बर्थडे सेलिब्रेट करेगा, उसकी वजह से उनकी डेथ हुई थी। उसे फैमिली से बाहर नहीं निकाला, यही बड़ी बात है। तब जांगहान म्योंग को चुप होने के लिए बोलता है। वो पीछे घूमकर देखती है तो वूजू ने सब कुछ सुन लिया था, पर म्योंग उसे सॉरी नहीं बोलती और वहां से चली जाती है। वो सभी अब वापस से घर जाने लग जाते हैं। वो जो अपनी ग्रैंडमा को देखता है जो कि अपसेट थी। चेयरवुमन पास की बातें याद कर रही थी। वूजू और वो एक साथ बैठे हुए थे। फ्यूनरल में वूजू चेयरवुमन को बोलता है कि उसकी वजह से ही उसके पेरेंट्स की डेथ हुई है। वो अपने पेरेंट्स को गिफ्ट के लिए बोलता है क्योंकि योंगसो ने उसका टॉय ले लिया था। उसके डैड उसे मनाने लग जाते हैं और ड्राइव करते हुए पीछे वूजू को देखकर बात कर रहे थे। तभी वहाँ एक ट्रक उनके सामने आ जाता है। उनके कार का बैलेंस खो जाता है और कार ब्रिज के नीचे गिर जाती है। एक्सीडेंट के बाद वहाँ पर एक आदमी आता है और एक्सीडेंट को देखकर किसी को मैसेज करके कहता है कि काम हो गया है। वो मैसेज जांगहान के फोन में आता है। जांगहान ने वूजू के पेरेंट्स का मर्डर करवाया था, पर कभी भी किसी ने इसका इन्वेस्टिगेशन ही नहीं किया। सबको ऐसा ही लगा कि वूजू से बात करने की वजह से उसके पेरेंट्स की डेथ हुई और उसके ग्रैंडपा भी वूजू को हेट करने लग गए थे। जांगहान कार में होता है। ये सब कुछ सोचकर स्माइल करता है। मियांग बोलती है कि उन्हें कुछ अच्छा ब्रेकफास्ट करना चाहिए, तो जांगहान हाँ बोलता है। वहीं वूजू अपने रूम में होता है। वो ये सब सोचकर परेशान होने लग जाता है। उसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। इधर मैरी यॉन की दी हुई कैक्टस को देखती है, उसमें से फ्लावर्स आ रहे थे। मैरी ये देखकर वूजू को उसको फोटो सेंड करती है। वूजू को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। वो जल्दी से अपनी मेडिसिन लेने लग जाता है, पर मैरी का टेक्स्ट देखकर मेडिसिन नहीं लेता। मैरी बोलती है कि आज वूजू का बर्थडे है ना, उसे क्या गिफ्ट चाहिए। तो वूजू बोलता है कि उसे बहुत ही भूख लगी है, क्या वो उसे लंच ट्रीट दे सकती है। मैरी बोलती है कि क्या उसे होममेड फूड चाहिए। अब ये सेंड करके उसे लगता है कि वूजू को ये लगेगा कि वो उसे फ्लर्ट कर रही है। वो कुछ और सेंड करती है, तो वूजू सामने से टेक्स्ट करता है कि वो ऑन द वे है। ये देखकर वो शॉक हो जाती है। मैरी जल्दी से अब घर की सफाई करने लग जाती है और कुकिंग करती है। वो एक स्पेशल बर्थडे सूप बनाती है उसकी मॉम की हेल्प से। उसकी मॉम पूछती है कि वो इतना सारा खाना किसके लिए बना रही है, तो मैरी बोलती है कि खुद के लिए, उसे आज कुकिंग करने का मूड हो रहा है। पर मैरी की मॉम उसे बार बार फोन लगाती है। मैरी उनका फोन ही कट कर देती है और बोलती है कि उनको अगर पता चल गया कि वो वूजू के लिए कुकिंग कर रही है तो वो उसे टीज करेगी। कुछ देर बाद वूजू आता है। वो शॉक हो जाता है क्योंकि मैरी ने बहुत ही अच्छे सब कुछ अरेंज किया हुआ था। मैरी बोलती है कि आज उसका बर्थडे है, इसीलिए उसने उसके लिए ये सब किया, जो देखकर वो स्माइल करने लग जाता है। मैरी अब उसे स्पेशल सूप देती है, पर वो बहुत ही सॉल्टी था। मैरी वूजू को सॉरी बोलती है, पर वो पानी मिक्स कर देते हैं और बोलते हैं कि उसके लिए कभी भी किसी ने इतना कुछ नहीं किया है।
हर बर्थडे वो बहुत सारा राइस खा लेता है ताकि उसे नींद आए और उसका बर्थडे चला जाए। उसके पेरेंट्स की डेथ भी सेम ही डे पर हुई थी, इसीलिए वो बर्थडे को सेलिब्रेट कैसे करे, क्योंकि उसे यही याद आता है। मैरी बोलती है कि साल में 365 डेज होते हैं, वो जो कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकता है। इस पर वो हाँ कहता है। मैरी फिर विंडो से देखती है, वहाँ पर डबल रेनबो आया हुआ था। वो जल्दी से वूजू को बाहर आने के लिए बोलती है और डबल रेनबो को देखकर विश करने को कहती है। वूजू बोलता है कि उसे इन सब पर यकीन नहीं है, लेकिन उसे विश करता हुआ देखकर वो भी विश मांगता है। वूजू मैरी से उसके विश के बारे में पूछता है तो मैरी बोलती है कि उसने विश किया कि उसके पास बहुत सारे पैसे हो और वो अपनी मॉम को हैप्पी कर सके। मैरी वूजू की विश पूछती है तो वो उसे नहीं बताता। मैरी उसके पीछे घूमते हुए उसे पूछे लग जाती है, लेकिन वो नहीं बोलता। तभी मैरी का पैर पानी के पाइप पर लग जाता है और वो गिरने लगती है, तो वो जो उसे संभालता है और दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। तभी वहां पर उनको एक साथ किम देख लेता है। असल में किम वहां पर जेनी की पेट कैट को उसकी आंटी को वापस देने के लिए आया हुआ था। तभी वो उन दोनों को साथ में देख लेता है। वूजू तो यहाँ पर मैरी को किस करने वाला था, पर तभी मैरी किम को देख लेती है। वो नीचे बैठ जाती है और वूजू को भी बैठा लेती है। दोनों चुपकर किम को देख रहे थे। किम अच्छे से देखने लग जाता है, लेकिन उसे लगता है कि वो मैरी के बारे में ज्यादा ही सोच रहा है। दूसरी तरफ मैरी वूजू को बोलती है कि शायद उसे सब कुछ पता चल गया है, इसीलिए वो यहाँ पर आया है। किम फिर वहां से चला जाता है और मैरी और वूजू इस बारे में डिस्कस कर रहे थे। वूजू बोलता है कि उनके लिए यही बेस्ट होगा कि वो किम को सब कुछ बता दे, पर मैरी बोलती है कि उसे किम पर ट्रस्ट नहीं है। वूजू बोलता है कि वो तो हांगकांग में था ना, तो मैरी बोलती है कि वो वापस आ गया और उसने मैरी को कॉल भी किया था। ये सुनकर वूजू जेलस हो जाता है, पर वो मैरी को फिर से एक बार सोचने के लिए बोलता है, क्योंकि मैरी किम की लीगल वाइफ है और उसे किम के इंटेंशन जानने होंगे। मैरी वूजू की बात सुनती है और इस बात पर एग्री करती है। अगले सीन में सांगियन और जियोंग एक साथ वर्कआउट कर रहे थे। वहाँ पर जियोंग की एक लेडी से फ्रेंडशिप हो जाती है। वो लेडी उसे सांगियन के बारे में बोलती है कि वो एक रिच हैंडसम फेमस बैचलर है। ये सुनकर जियोंग उसे देखने लग जाती है। अब रनिंग करते टाइम अचानक से उस लेडी की तबीयत खराब होने लगती है। वो रोड पर ही गिर जाती है। जियोंग जल्दी से वहाँ पर आती है और चेक करके बोलती है कि उस लेडी को कार्डियक अरेस्ट आया है। सांगियन एम्बुलेंस को कॉल करके एड्रेस बोलने लग जाता है। जियोंग लेडी को सीपीआर देती है ताकि वो होश में आ जाए। तभी वहाँ से दो लड़के गुजर रहे थे। उनमें से एक लड़का जियोंग को देखने लग जाता है और उसकी फोटो लेने लग जाता है। दूसरा लड़का उसे मना कर रहा था, लेकिन वो नहीं सुनता और उसे सांगियन देख लेता है। सांगियन अपने हुडी जियोंग को दे देता है और उसे हटाकर खुद सीपीआर देता है। जियोंग बोलती है कि क्या उसे आता है, पर सांगियन बोलता है कि वो सीपीआर दे देगा, तो अपना बॉडी ढक ले। जियोंग ये सुनकर शॉक हो जाती है और वो हुडी पहन लेती है। फिर मैरी और सॉन्ग बॉटे कंपनी में उनके न्यू डिजाइन पैकेजेस भेजने वाले थे और उसके लिए वूजू के साथ वो मीटिंग कर रहे थे। सभी को उनका न्यू डिजाइन अच्छा लगता है। वूजू बोलता है कि बॉटे कंपनी की एनिवर्सरी के लिए वो सभी को भेज रहे हैं, इसीलिए उन्हें एक कार्ड भी भेजना होगा। मैरी बोलती है कि एक मॉन्क है जो कि अभी बहुत ही ट्रेंडिंग है। उनकी पोएम की वजह से मैरी उनका ऑटोग्राफ ले आएगी और वो उन्हें कार्ड्स में प्रिंट कराएगी। टीम के सभी लोगों को ये आइडिया पसंद आता है और वो मैरी को परमिशन दे देते हैं। फिर सांगियन को देखते हैं जो कि उस लड़के को बहुत मार रहा था। उसका फोन लेकर सारे फोटोज को भी डिलीट कर देता है। वो लड़का वहां से भाग जाता है और जो दूसरा लड़का था सांगियन उसको बोलता है कि वो अपने रिच फ्रेंड के साथ ना घूमे, वो लोग उसकी लाइफ खराब कर देंगे। वो लड़का भी उसकी बात को सही समझता है। वहीं मैरी और सॉन्ग वापस से अपने ऑफिस में आ जाते हैं। वो जो मैरी को टेक्स्ट करता है और उसे बोलता है कि वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। ये देखकर वो ब्लश करने लग जाती है। सॉन्ग को लगता है कि वो किम से बात कर रही है, क्योंकि उसे उनके ब्रेकअप के बारे में नहीं पता था। तभी ऑफिस में किम उसका वेट कर रहा होता है। मैरी उसे देखकर शॉक हो जाती है। दोनों अकेले में बात कर रहे थे। किम उससे पूछता है कि क्या वो संडे को बॉटे पैलेस के एरिया में थी। मैरी मना करने लग जाती है। किम रिलैक्स होकर बोलता है कि वो आजकल सिर्फ उसके बारे में ही सोच रहा है, वो उससे मूव ऑन नहीं कर पाया और वो जेनी को छोड़कर उसके पास आ गया है। पर मैरी उसे रिजेक्ट कर देती है और बोलती है कि उसने जो भी किया उसके बाद वो कभी भी उससे बात नहीं करना चाहती। उसकी फैमिली और किम ने खुद उसे हर्ट किया। किम और कुछ बोलता, तभी मैरी उसे वहां से जाने के लिए बोल देती है। किम कहता है कि वो उससे नाराज है, पर मैरी जल्दी ही मान जाएगी, उसे पता है। ये बोलकर वो चला जाता है। मैरी को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। अगले सीन में मॉन्क के सिग्नेचर के साथ उनका न्यू पैकेजिंग और कार्ड रेडी होता है और 4 ट्रक में उनकी स्वीट डिलीवरी के लिए निकल गए थे। सभी लोग रिलैक्स होकर बैठ गए थे। तभी स्योजू एक न्यूज देखती है और जल्दी से वूजू को बोलती है
वो न्यूज़ मॉन्ग के बारे में थी। वो मॉन्ग ड्रंक होकर फ्लाइट से कहीं पर जा रहा था और वहाँ उसने सभी से फाइट की थी। उसका वीडियो वायरल हो गया था जो कि न्यूज़ में आ रहा था। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। योंगसू मियोंग को इस बारे में बोलता है और खुश हो रहा था क्योंकि अगर वूजू का ये स्कैंडल चेयरवुमैन को पता चल गया तो टीम लीडर की पोजीशन योंगसू को मिल जाएगी। तब मियोंग गुस्सा होकर बोलती है कि बॉटी कंपनी का सीईओ जांगान का फ्रेंड है, इसीलिए उनको ये डील मिली है। अब अगर ये डील में स्कैंडल होगा तो जांगान और ली का रिलेशनशिप भी खराब हो जाएगा। योंगसू को इस बात का कोई भी आइडिया नहीं था। दूसरी तरफ सियोजुंग और हुई ने मिलकर कहाँ कहाँ पर डिलीवरी होने वाली है वो लिस्ट निकाल ली थी। मैरी भी वहां पर आ जाती है। हुई उसे बातें सुनाने लग जाती है तो वो जो बोलता है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है और अब उन्हें जल्दी से सारे बॉक्सेस से वो कार्ड निकालने होंगे। वो जो मैरी को उसके साथ ले जाता है और वही सॉन्ग को साथ चलने के लिए बोलती है और सियोजुंग और वॉन्सू एक साथ जाने वाले थे। सभी ट्रक के ड्राइवर को कॉल करके डिलीवरी रोकने के लिए बोलते हैं और वॉन्सुक बाइक लेकर वहां पर आया होता है। सियोजुंग बोलती है कि उसे बाइक भी चलानी आती है तो वॉन्सुक बोलता है कि बाइक से वो शॉर्टकट से जल्दी वहां पर जा सकते हैं, इसीलिए वो भी बाइक पर बैठ जाती है। दोनों ट्रक ड्राइवर के पास आते हैं और जल्दी से कार्ड निकाल लेते हैं। वहीं सियोजुंग वूजू के बारे में पूछती है कि क्या उसे बॉक्सेस मिले। मैरी बोलती है कि कुछ बॉक्सेस डिलीवर हो गए हैं, इसीलिए वूजू उनके घर जाकर वो कार्ड लेने वाला है। फिर हम वूजू को देखते हैं जो कि किसी के घर के बाहर से बॉक्स को उठा लेता है और कार्ड निकालने लग जाता है, पर वहाँ एक डॉग उस पर भौंकने लग जाता है। वूजू डर जाता है पर तभी मैरी वहाँ डॉग को खाना देती है और उसके साथ खेलने लग जाती है तो वो जो उसे देखने लग जाता है। वहाँ पर डॉग की ओनर आकर डॉग को ले जाती है। वूजू बोलता है कि अच्छा हो कि ओनर आ गई, वरना वो डॉग को पंच कर देता। मैरी ये सुनकर हंसने लग जाती है और बोलती है कि उसने देखा है कि कैसे वो जो पंच करता है। वो जो बोलता है कि वो मजाक नहीं कर रहा और बोलता है कि उसके पास स्नैक्स कहाँ से आए। तो मैरी बोलती है कि उसके बैग में सब है, पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए। वो जो उसका बैग ले लेता है और बोलता है कि ये हैवी होगा, वो उसे उठा लेगा। मैरी मना करती है लेकिन वो जो फिर भी उसका बैग ले लेता है। ये लोग अब साथ में कार में होते हैं जहाँ पर मैरी सबसे बात करती है। सभी ने कार्ड्स निकाल लिए थे। वो जो को थैंक्स बोलती है इतनी हेल्प करने के लिए। वो जो बोलता है कि इस सब में उसकी गलती नहीं थी और क्या वो अभी घर जाएगी। मैरी बोलती है कि वो अपने ऑफिस जाएगी। वो जो कहता है कि तो वो उसे ड्रॉप कर देगा। मैरी को अफीम का कॉल आने लग जाता है। वो जो भी देख लेता है और रिसीव करने के लिए कहता है। मैरी बोलती है कि वो ऑलरेडी उससे मिलने के लिए आया था। ये सुनकर वो जो शॉक हो जाता है कि मैरी को बार बार कॉल कर रहा था पर वो रिसीव नहीं कर रही थी। किम की सिस्टर उसके पास आकर बोलती है कि वो जनी से कब शादी करेगा तो किम बोलता है कि उसे उसके ज्यादा इतनी शादी की क्या पड़ी हुई है। तो उसकी सिस्टर बोलती है कि उसने पहले मैरी जैसी लड़की से शादी कर ली, अब उसे एक रिच लड़की मिली है, उससे शादी कर ले तो ही अच्छा होगा। किम और उसकी सिस्टर कुछ दिन के लिए जापान ट्रिप पर जा रहे होते हैं। वो किम को इसी बीच सब ठीक करने के लिए बोलती है। उसके सिस्टर बोलती है कि क्या मैरी उसे अभी भी कॉल करती है। उसने और मॉम ने मैरी और उसकी मॉम को घर से निकाल दिया था और बहुत ही इंसल्ट भी किया। ये सुनकर किम गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि इसीलिए मैरी उससे इतना ज्यादा गुस्सा है। वो अपने सिस्टर को बोलता है कि उसे मैरी और उसकी मॉम से माफी मांगनी होगी और मैरी को वापस कॉल करता है। किम फिर सॉन्ग से मैरी के बारे में पूछता है तो सॉन्ग बोलती है कि मैरी को ऑफिस का कुछ काम है, वो अभी ऑफिस में होगी। ये सुनकर वो जल्दी उसके ऑफिस में जाने लग जाता है। मैरी और वोजू ऑफिस में होते हैं। मैरी ने वोजू को किम के बारे में सब कुछ बता दिया होता है। वोजू बोलता है कि क्या वो किम को सब कुछ बता देगी। तो मैरी बोलती है कि नहीं, अगर उसे पता चल गया तो उसे वो घर ले लेगा, उसका लोन और मॉम के सारे पैसे वो नहीं चुका पाएगी। तो वूजू कहता है कि वो जो कुछ भी करे वो उसे सपोर्ट करेगा। ये सुनकर मैरी उसे हक कर लेती है और उसे थैंक यू बोलती है इतना सब कुछ करने के लिए। तो वो जो ब्लश करने लग जाता है। फिर मैरी उसे बोलती है कि उनका काम हो गया है, वो वापस जा सकते हैं। वूजू भी हाँ बोलता है। तब तक किम भी वहाँ पर आ गया था। वो पार्किंग में अपनी कार से बाहर निकलता है। तभी वूजू और मैरी भी वहाँ पर आते हैं पर वो किम को नहीं देखते। दोनों को ही साथ में देखकर किम उनका पीछा करते हैं। वो उनका पीछा करते हुए बॉटी पैलेस तक आ जाते हैं। सिक्योरिटी उसे रोक लेते हैं। तब किम को याद आता है वो जेनी की आंटी का एड्रेस बताकर वहाँ पर अंदर चला आ जाता है। वो जो अभी मैरी को ड्रॉप करते और वापस जाने वाला था तभी सांग्यान बाहर आता है। ये देखकर वूजू और मैरी दोनों अंदर चले जाते हैं। वूजू विंडो से देखने लग जाता है। सांग्यान बाहर ही खड़ा हुआ था। वूजू बोलते हैं कि वो कुछ देर वेट कर लेगा
और मैरी की काम में हेल्प करेगा, लेकिन वो मना करने लग जाती है। पर वो जो बाथरूम के कर्टेन्स लगाने लग जाते हैं और बोलते हैं कि अगर मैरी को कभी टॉल इंसान की ज़रूरत है तो वो उसे कॉल कर ले। मैरी बोलती है कि वो ये सब कर लेती है, उसे इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो जो फ्लो में बोल देता है कि वो उसका हस्बैंड है, ये सुनकर वो शॉक हो जाती है। वो जो फिर जल्दी से उसे सॉरी बोलता है। तभी गलती से उसका हाथ लगने की वजह से शावर ऑन हो जाता है और वो जो गीला हो जाता है। मैरी उसे टॉवल देती है और उसके कपड़ों को ड्राई करने लग जाती है। वो जो मैरी को लंच के लिए इनवाइट करता है तो वो हाँ बोल देती है। इधर किम को वूजू की नंबर प्लेट याद हो जाती है। वो ढूंढता हुआ वूजू की कार के सामने रुक जाता है। जैसे ही वूजू घर से बाहर आता है तो किम उसे देखने लग जाता है और याद करता है कि उस दिन वूजू और मैरी बैल्कनी में थे। मैरी ने उसे झूठ बोला था। वूजू के जाने के बाद कि मैरी के घर के बाहर रुक जाता है। मैरी फिर वूजू और उसके वेडिंग फोटो को देखने लग जाती है और बोलती है कि वूजू और उसका स्टैंडर्ड कभी मैच नहीं होगा। ये बोलकर उसका ट्रैश बाहर फेंकने के लिए जाती है। तब वहाँ पर किम होता है। उसे देखकर वो शॉक हो जाती है। किम बोलते हैं कि वो यहाँ पर क्यों रह रही है, उसके सारे पैसे तो डूब गए थे ना, क्या वो मेड का काम करती है? मैरी हाँ बोलती है कि वो मेड है और ये घर उसकी फ्रेंड का है, वो यहाँ पर रहकर घर का ध्यान रखती है। किम बोलता है कि वो लड़का कौन है, क्या वो दोनों साथ में रहते हैं? मैरी बोलती है कि ये उसका मैटर नहीं है। ये बोलकर अंदर जाने लग जाती है, पर किम उसे रोककर बोलता है कि उसकी मॉम और सिस्टर उसकी मॉम से सॉरी बोलेंगे और वो किम को माफ क्यों नहीं कर रही है। किम यहाँ पर इस तरीके से बात कर रहा था जैसे वो मैरी से सॉरी बोलकर उस पर ही कोई एहसान कर रहा है। मैरी बोलती है कि उसे उसका सॉरी नहीं चाहिए और वो घर के अंदर चली जाती है। किम भी जबरदस्ती घर में आ जाता है और बोलता है कि क्या उसने वूजू के साथ मिलकर उस पर चीट किया है। मैरी बोलती है कि चीट की बात तुम कर रहे हो। तभी मैरी को उनकी वेडिंग फोटो को याद आता है। वो ताली बजाकर लाइट्स ऑफ कर देती है और किम को बाहर निकालने लग जाती है, पर किम नहीं जा रहा था। मैरी उसे धक्का दे देती है और किम गिर जाता है, उसे चोट लग जाती है। सीन अब अगली सुबह का आता है जहाँ पर जोंग सांगयान का जैकेट उसे वापस देने वाली थी और फ्लैशबैक में जब सांगयान उस लड़के को मार रहा था तब जोंग ने भी उसे देख लिया था और उसकी हेल्प करने के लिए वो सांगयान को थैंक्स बोलने वाली थी और अपना फेवरेट गमीज भी बैग में डाल देती है। वहीं सांगयान ली से मिलने के लिए आता है। जोंग उसे रोककर वो बैग देती है और उसे बार में मिलने के लिए बोलती है। वो उसे थैंक यू और साथ में ट्रीट देना चाहती थी, लेकिन सांगयान उसे डायरेक्टली कोई भी रिप्लाई नहीं देता और वहां से चला जाता है। जोंग बोलती है कि उसे ऐसा लग रहा है कि उसने कन्फेस भी नहीं किया, पर सांगयान ने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब हम जांगान को देखते हैं जो कि चेयरवुमन के साथ होता है। चेयरवुमन बोलती है कि वो बहुत ही खुश है कि वूजू ने सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लिया। वो चेयरवुमन की पोजीशन लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। जो सुनकर वो चेयरवुमन के सामने से स्माइल करता है, पर अंदर ही अंदर उसे काफी गुस्सा आ रहा था। चेयरवुमन के कैबिन से बाहर आते ही वो मिस्टर को की वाइफ को चेयरवुमन से मिलने जाते हुए देखता है और उसके हाथ में एक फाइल होती है। जांगान को उसके स्कैंडल का याद आता है। वो जल्दी से अपने कैबिन में जाता है और वहां पर वो फाइल को देखता है जिसमें जे कंसल्टेंट नाम के एक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो रहे थे। इस सब का प्रूफ होता है। जांगान अब किसी को कॉल करता है और यहाँ पर पता चलता है कि जांगान की एक और वाइफ और एक छोटा बच्चा भी है जो कि यूएस में रहते हैं और जे कंसल्टेंट उसकी सेकंड वाइफ का अकाउंट होता है। वो अपनी सेकंड वाइफ को अपना रेस्टोरेंट कुछ टाइम तक बंद करने के लिए बोलता है। उसकी वाइफ मान जाती है और जल्दी उसे मिलने आने के लिए बोलती है। तभी वहाँ पर वूजू आता है। उसे देखकर जांगहान कॉल कट कर देते हैं। वो जो उनके लिए कॉफी लेकर आया हुआ था और बॉटे कंपनी के डील के लिए हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलता है। जांगहान उसे देखकर जल्दी से डॉक्यूमेंट्स को छुपा देता है। उसके हाथ से यहाँ पर कॉफी गलती से डॉक्यूमेंट्स पर भी गिर जाती है, तो वो जो उसे क्लीन करने में हेल्प करता है और वो जो जे कंसल्टेंट का एक पेपर देख लेता है, पर वो कुछ ज्यादा नोटिस करता। उससे पहले ही जांगन वो पेपर ले लेता है। वो जो भी अब ज्यादा कुछ नहीं सोचता और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर को की वाइफ ने चेयरवुमन को भी वो फाइल दिखा दी होती है, क्योंकि को ने उसको सेफली रखा हुआ था, इसलिए वो चेयरवुमन को ही देने के लिए आई थी। चेयरवुमन सारे पेपर को देखकर टेंशन में आ जाती है। अगले सीन में मैरी को देखते हैं जो कि किम के साथ हॉस्पिटल में होती है। उसके हाथ में फ्रैक्चर हुआ था और उसके फैमिली मेंबर सिटी में कोई भी नहीं होता, इसलिए उसे ही किम का ध्यान रखना होता है। किम बोलता है कि वो मैरी से वापस पैचअप करना चाहता है। वो अगर उसे चीट कर भी रही थी तो उसके लिए उसे माफ कर देगा। मैरी बोलती है कि तुमसे भला माफी मांग कौन रहा है, उसे किम से कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना है। किम बोलते हैं कि उसकी वजह से उसे फ्रैक्चर हुआ है, इसीलिए उसे उसका ध्यान रखना होगा। वो कहता है कि उसे सूप पीना है, तो मैरी सूप लेने के लिए जाती है।
वूजू अब मैरी का लंच के लिए रेस्टोरेंट में वेट कर रहा होता है, पर वो वहाँ पर नहीं आती। वूजू मैरी को कॉल करता है तो मैरी बताती है कि वो उसे याद ही नहीं था। वो वूजू से झूठ बोलती है कि उसकी एक फ्रेंड हॉस्पिटल में है, इसीलिए वो भी हॉस्पिटल में उसका ध्यान रख रही है। वूजू बोलता है कि ठीक है, वो अपनी फ्रेंड का ध्यान रखे, वो उसे बाद में लंच पर लेकर जाएगा। मैरी को भी झूठ बोलकर बुरा लग रहा था, पर वो वूजू को इन सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। वूजू जियांग को कॉल करता है। जियांग ने भी लंच नहीं किया था, इसीलिए वो वूजू को हॉस्पिटल आने के लिए बोलती है ताकि वो लोग साथ में लंच कर लेंगे, जिस पर वो हाँ बोलते हैं। वहीं किम ने मैरी को परेशान कर दिया था। मैरी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। किम बोलता है कि उसे वॉशरूम जाना है, तो मैरी उसे सहारा देकर ले जाने लग जाती है। किम उसके क्लोज आने लग जाता है, तभी वहां पर वूजू आता है। मैरी उसे देखकर शॉक हो जाती है। वूजू बोलता है कि तो ये है मैरी का फ्रेंड। मैरी किम से दूर जाने लगती है। किम उसके शोल्डर को पकड़ के उसे क्लोज करने लग जाता है। तभी वूजू मैरी को साइड करके बोलता है कि उसने बोला था ना, अगर टॉल इंसान की जरूरत हो तो वो उसे कॉल करे। जो सुनकर मैरी उसे सॉरी बोलती है। तभी वूजू बोलता है कि किम का कौन सा रूम है। मैरी उसे बता देती है। किम अब वूजू के साथ जाने से मना कर देता है, पर वूजू उसे पकड़कर ले जाता है। फिर वूजू मैरी के पास आता है। मैरी बोलती है कि कल किम घर आया था और उसके मैटर में बार बार वूजू फंस जाए, वो ये नहीं चाहती थी। वूजू बोलता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैरी को क्यों प्रॉब्लम हो रही है। मैरी बोलती है कि क्या वो गुस्सा है, तो वूजू बोलता है कि हाँ वो गुस्सा है, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता अगर कोई और लड़का उसके पास आए, क्योंकि वो मैरी को लाइक करता है। ये सुनकर मैरी शॉक हो जाती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।